गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन रेवोल्यूशन। हिस्ट्री के अंदर हम इन दो घटनाओं की बात करें जिनका हम नाम बहुत ही ज़्यादा सुनते हैं और इनको वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री के रूप में हम जानते हैं। और ये दो इवेंट्स जो हैं वो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। पूरी दुनिया जो थी वो आपस में एक ग्रुप बना के लड़ी थी। कुछ देशों ने एक दूसरे के ऊपर हमला किया और इस युद्ध के अंदर सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। और नुकसान कितना हुआ था इसकी जानकारी तो जुटा पाना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर आपके सामने है, यहाँ पर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ेंगे और साथ में रशियन रेवोल्यूशन यानी कि रशिया में किस प्रकार से डेमोक्रेसी जो थी वो शुरू हुई, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। द yearning of the Western European countries for expansion of the empire and acquire new territories resulted in these countries going to Asia and Africa. Thus they established their colonies and expanded their rule. Consequently, there arose a competition between European nations to establish colonies. अब कल जो हमने चैप्टर फिनिश किया था पहला, राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो हमने एक चीज़ तो देखी थी कि अंग्रेज़ों ने हम पे कब्जा क्यों किया था। सिंपल चीज़ की ये थी कि भाई अंग्रेज़ हमारे यहाँ पर आकर पहले वो व्यापार करने आए थे, फिर उन्होंने भारत को देखो कि इतना समृद्ध देश है, तो उन्होंने हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाकर अपने देश में सस्ते दामों पे ले जाकर वहाँ पर चीज़ें तैयार करके फिर इंडियन मार्केट के अंदर महंगे दामों पर बेचना शुरू किया और बहुत ज़्यादा पैसा उन्होंने कमाया। उनका जो मेन इंटेंशन था वो था पैसा कमाना। तो पैसा कमाना उनका मेन इंटेंशन था। वैसे ही जब यूरोप के दूसरे देशों ने देखा कि भाई इंग्लैंड, फ्रांस, पोर्टुगल, डच, डैनिश, ये लोगों ने जब भारत के ऊपर कब्जा करके, भारत के ऊपर रूल करके इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा अमीर बना लिया है भारत को लूट कर, तो क्यों ना ऐसे दूसरे देश ढूंढे जाएं जिन पे हम भी कब्जा कर सकें। तो इसी तरीके से एक कंपटीशन, एक होड़ लग गई, एक इनके बीच में एक कंपटीशन होने लगा कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रों के ऊपर, छोटे देशों के ऊपर कब्जा करके ज़्यादा से ज़्यादा उनसे फ़ायदा निकाल सकता है। तो इसी कंपटीशन को देखते हुए यूरोप के जितने भी कंट्रीज़ थे, स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़, वो सब एशिया और अफ्रीका के गरीब देशों की तरफ बढ़ने लगे। ऑल्दो हम ये नहीं कहेंगे कि ये देश गरीब थे, बट ये समृद्ध देश थे जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी लेकिन रॉ मटेरियल बहुत था। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ थे वो टेक्निकली काफ़ी डेवलप्ड थे लेकिन रॉ मटेरियल की काफ़ी कमी थी वहाँ पर। तो ऐसे में यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर एक कंपटीशन छिड़ गया दूसरे देशों के ऊपर कब्जा करने का और उनको कॉलोनी बनाने का, यानी कि उन देशों के ऊपर कब्जा करके उनको अपनी कॉलोनी बनाना। जैसे हम कह सकते हैं कि भारत जो है वो अंग्रेज़ों की एक कॉलोनी थी। तो इसी कोलोनाइजेशन की ग्रीड यानी कि ये जो लालच था, इसी के कारण यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी उन्होंने एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। क्योंकि हमने देखा था कि कैसे जब अंग्रेज़ भारत में आए थे उन्होंने भारतीय लोगों के ना ही हमारे रिलीजन की चिंता की, ना ही हमारे कल्चर की चिंता की, ना ही हमारे लोगों की सोशल लाइफ की चिंता की, ना ही भारत की इकोनॉमी को संभालने की कोशिश की। उनका सिर्फ एक ही मोटो था और वो ये था कि प्रॉस्पर इंग्लैंड एट एनी कॉस्ट, कि वो अपने देश इंग्लैंड को किसी भी कीमत पे प्रॉस्पर करना चाहते थे, किसी भी कीमत पे अमीर, समृद्ध बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने भारत में क्या क्या किया, ये चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर के अंदर। उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनाई, कैसे हमारे जो वर्कर्स थे उनको एक्सप्लॉइट किया, एटसेट्रा। तो ये जो घटना थी यानी कि जो लालच उनके अंदर जागा, इससे विश्व में एक नया मोड़ आया। यानी कि आप देखिए जब सारे देश दूसरे देशों के ऊपर कब्जा करने के लिए लड़ेंगे, दौड़ेंगे, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा भी होगा कि एक ही देश के ऊपर दो या दो से ज़्यादा देशों की निगाह है। अब जब वो दोनों तीनों आपस में उस देश पे कब्जा करने जाएंगे तो उन तीनों के बीच में, दोनों तीनों के बीच में आपसी मतभेद शुरू हो जाएंगे कि इसने मेरा राज्य ले लिया है, उसने मेरा देश ले लिया, इस तरह। तो इस तरीके से जो दुनिया थी वो युद्ध की कगार पर ऑलरेडी पहुंच चुकी थी। और उसी समय रशियन रेवोल्यूशन भी हुआ जो कि दूसरे देशों के लिए बहुत ही
प्रेरणादायक था। रशियन रेवोल्यूशन को देखकर दूसरे देशों ने भी अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाना शुरू किया। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ना ही पढ़ेंगे हम रशियन रेवोल्यूशन के बारे में, ना ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि कंडीशन अराइज कैसे हुई, यानी कि ऐसा क्या हुआ कि धीरे धीरे, अब तक तो हमने पढ़ा जो फर्स्ट चैप्टर हमारा कि 1800 तक 1857 तक तो भाई कहीं भी ऐसे युद्ध की तो गुंजाइश लग ही नहीं रही थी, बस अंग्रेज़ भारत पे रूल कर रहे थे और बाकी देशों को भी धीरे धीरे शायद उन्होंने कब्जा शुरू कर दिया होगा। लेकिन ऐसा हुआ क्या विश्व की पॉलिटिक्स के अंदर कि दुनिया जो है, पूरी दुनिया विश्व युद्ध के अंदर झोंक दी गई। तो यहाँ पर हम देखेंगे टॉपिक के अंदर वेस्टर्न यूरोप एंड कॉलोनियलिज्म इन एशिया एंड अफ्रीका, यानी कि वेस्टर्न यूरोप और अफ्रीका और एशिया के जो कंट्रीज थे उनको कैसे कॉलोनी बनाया गया। तो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, वो अपने रूल को बढ़ाना चाहते थे एशिया और अफ्रीका के अंदर, यानी कि यूरोप का जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो अपने राज्य को इन दो कॉन्टिनेंट्स के अंदर बढ़ाना चाहते थे। उनकी ग्रीड यानी कि उनका लालच इतना ज़्यादा था कि उन्होंने ना सिर्फ एशिया और अफ्रीका के देशों पे कब्जा किया बल्कि अपने पड़ोसी मुल्कों पे भी उन्होंने कब्जा कर लिया, यानी कि उनके नेबरिंग कंट्रीज जो थे वहाँ पे भी इन्होंने कब्जा कर लिया। अब कहाँ इन्होंने कब्जा किया, ये जो पैराग्राफ हम 2-3 पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे सिर्फ हमको यही जानना है कि कौन से कंट्री ने किस पे कब्जा किया, और यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक नहीं है जो आपको याद रखना है, बस इट इज़ जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है कि किसने किस पे कब्जा किया, जस्ट हिस्ट्री को रिपीट किया गया है कि जैसे कि स्पेन जो था वो यूरोपियन कंट्री है, उसने नीदरलैंड पे कब्जा कर लिया, बेल्जियम पे कब्जा कर लिया और लग्जमबर्ग पे कब्जा कर लिया। यानी कि देखिए यूरोपियन कंट्रीज अपने पड़ोसी यूरोपियन देशों पे भी कब्जा करते गए। तो हमने देखा स्पेन ने 3 देशों पे कब्जा किया, उसके बाद फ्रांस ने कुछ देशों पे कब्जा किया, यही जो देश नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग थे इनके ऊपर फ्रांस ने थोड़े बहुत एरियाज पे कब्जा किया। फिर जब पोर्टुगीज़ किंग की मृत्यु हुई, जब पोर्टुगल के राजा मारे गए, उनका कोई बेटा नहीं था, हेयर का मतलब होता है उनका कोई बच्चा नहीं था, तो इस कारण से पोर्टुगल जो था, पोर्टुगीज़ जिन्होंने भारत पे भी रूल किया था, हमने जो पढ़ा था, दे वर द फर्स्ट पर्सन टू अराइव इन इंडिया, फर्स्ट यूरोपियन कंट्री। तो पोर्टुगल के ऊपर स्पेनिश राजा का रूल हो गया, यानी कि पोर्टुगल भी स्पेन के अंडर चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि स्पेन के राजा के साथ पोर्टुगल के राजा का ब्लड रिलेशन था, मे भी दोनों दूर के भाई होंगे, चचेरे भाई होंगे, ममेरे भाई होंगे, वटेवर कोई भी हो सकता है। तो ये दोनों जो थे इनके बीच में ब्लड रिलेशन था, इसलिए स्पेन जो था उसने पोर्टुगल पे कब्जा कर लिया क्योंकि इनका ब्लड रिलेशन था। तो इस तरीके से पूरे यूरोप के अंदर हमने देखा, वेस्टर्न यूरोप के अंदर जो ज़्यादातर तो हम कह सकते हैं कि शुरुआती 6 डिकेड्स यानी कि 6 दशकों तक, लगभग 60 सालों तक जो यूरोपियन कंट्रीज जो थी उसके ऊपर भी ज़्यादातर स्पेन का कब्जा रहा, और नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ यानी कि जो यूरोप के बाहर की कंट्रीज़ थी वहाँ पर भी स्पेन ने अपना दबदबा बना रखा था, यानी कि उस समय स्पेन वॉज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कंट्री जिसने ज़्यादातर देशों के ऊपर कब्जा कर रखा था। बाद में क्या हुआ देखते हैं आगे। Similarly, Italy and German states became the victim of the greed of France and Austria। अब देखिए फिर अब पिक्चर में कौन आ रहा है, अभी तक स्पेन था, देखिए स्पेन के बाद फ्रांस और ऑस्ट्रिया जैसे देश भी आगे बढ़े और इन्होंने इटली और जर्मनी के ऊपर कब्जा कर लिया। देखिए जर्मनी और इटली जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड, तो इटली और जर्मनी जैसे देशों को भी फ्रांस और ऑस्ट्रिया जैसे देशों के कब्जे में रहना पड़ा उस समय। तो ये भी एक बहुत बड़ी घटना है कि कैसे जो देश थे, जैसी पिक्चर हमने अभी देखी है वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में, वो सब देश उतने स्ट्रॉन्ग उस समय नहीं थे। और इसके बाद बात की जाए, व्हेन द यूरोपियन पावर्स वर टाइटनिंग देयर ग्रिप ओवर द एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस, मेनी ऑफ द यूरोपियन नेशंस व्हिच हैड बिकम फ्री फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ इंग्लैंड मेड मैनी ऑफ द एफ्रो एशियन नेशंस देयर कॉलोनीज। यानी कि जब यूरोपियन पावर्स यानी कि यूरोपियन कंट्रीज एशिया और अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के ऊपर जाकर वहाँ के देशों के ऊपर अपनी ग्रिप यानी कि अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे, यानी कि अफ्रीका और एशिया के देशों को अपने कब्जे में ले रहे थे, उसी दौरान यूरोप के अंदर बहुत सारे कंट्रीज थे, जैसे हमने देखा था ना, ये नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग के ऊपर स्पेन ने कब्जा किया था। तो ये ऐसे जो देश थे जिनके ऊपर यूरोपियन कंट्रीज ने कब्जा कर रखा था, वो देश आज़ाद होने लगे। और जैसे जैसे उन्होंने अपनी आज़ादी पक्की की, उसके साथ साथ उन्होंने भी अपना रुख जो था वो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ की तरफ मोड़ दिया। कुल मिला के इस पिक्चर को एक बार फिर से मैं क्लियर करना चाहूँगा कि यूरोप जो था उस कॉन्टिनेंट के अंदर जो
देश थे उन्होंने एशिया और अफ्रीका पे ऊपर तो कब्जा किया, लेकिन बड़े देशों ने छोटे देश अपने यूरोपियन देशों के ऊपर भी, पड़ोसी देशों के ऊपर भी कब्जा किया। लेकिन जब पड़ोसी देशों पे कब्जा करने के बाद जब वो देश धीरे धीरे आज़ाद होने लगे, यानी कि जब यूरोप के जो बड़े देश थे जब वो एशिया और अफ्रीका की तरफ ज़्यादा उनका रुझान हो गया, ज़्यादा उनका ध्यान उस तरफ जाने लगा, यूरोप और यूरोपियन कंट्रीज़ का एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ की तरफ, तो यूरोपियन कंट्रीज़ जो गुलाम थी वो धीरे धीरे आज़ाद होने लगी और आज़ादी के साथ ही उन्होंने भी एशिया और अफ्रीका की तरफ अपना रुख किया और वहाँ देशों को अपने कब्जे में लेना शुरू किया। अब यहाँ पर डिटेल में दिया गया है कॉलोनियलिज्म इन एशिया एंड अफ्रीका। तो एशिया और अफ्रीका के अंदर कहाँ कहाँ किसका कब्जा हुआ, ये डिटेल में डिफरेंट तरीके से हमारे सामने 2 पैराग्राफ्स के अंदर ये क्लियर किया गया है। तो मैं फिर से बता दूँ, यहाँ भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है जो हमको याद होनी चाहिए, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए है। आप अपने ध्यान में, जैसे आपको पिक्चर का जो पूरा स्टोरी रहता है उसको आप याद करते हैं, उसी तरीके से जस्ट हमको याद रखना है कि कहाँ पर किसका कब्जा था, जस्ट फॉर एक इन्फॉर्मेशन के लिए। बाकी और कोई घबराने की बात नहीं है कि इसमें सर इतना सारा हम याद कैसे करेंगे, किसने किस पे कब्जा किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो नो नीड टू वरी। चलिए देखते हैं अब एशिया के ऊपर कैसे कब्जा किया गया यूरोपियन नेशंस के द्वारा। तो इंडिया के ऊपर तो आपने देखा था कि इंग्लैंड ने कब्जा कर रखा था। तो इंग्लैंड ने जब इंडिया के ऊपर अपना जो दबदबा था और पूरा कर लिया, हम देखा था ना कल कैसे धीरे धीरे उन्होंने पूरे देश पे कब्जा किया। इसके बाद इंग्लैंड का रुख हुआ श्रीलंका की तरफ, फिर इंग्लैंड गया बर्मा, म्यांमार की तरफ, फिर सिंगापुर और मलेशिया। तो इन सब जगहों पे भी इंग्लैंड ने अपना कब्जा जमा लिया। इसके बाद देखिए इंग्लैंड जो है वो चाइना में भी घुसा, लेकिन उस समय ओपियम ट्रेड वॉर, ओपियम ट्रेड होता था। ओपियम का मतलब था अफीम। अफीम एक तरह की ड्रग है जो लोग लेते हैं। तो अफीम जो रहती है जिसको हम ओपियम कहते हैं, उसका ट्रेड था इंग्लैंड और चाइना के बीच में, यानी कि इंग्लैंड और चाइना के बीच में व्यापार होता था ओपियम का। ओपियम अफीम को कहा जाता है। तो ये ट्रेड जो था, इसी ट्रेड को देखते हुए इनके बीच में युद्ध हुआ। कब हुआ? युद्ध हुआ नहीं, युद्ध हुए हम कह सकते हैं कि कई युद्ध हुए, जो कि 1839 से लेकर 1842 तक, 4 साल तक, 39, 40, 41, 42, 4 साल तक इनके बीच में युद्ध हुए। और इस युद्ध को, जो ये युद्ध हुए, इन्हीं युद्धों को हम हिस्ट्री के अंदर ओपियम वॉर्स के नाम से जाने जाते हैं। तो बच्चों अभी याद क्या रखना है मैं आपको समझा देता हूँ। अभी तक आपको कुछ भी इसमें याद नहीं करना था, बट ये चीज़ आपको लर्न करनी पड़ेगी कि ओपियम वॉर जो थी वो किस देश के बीच में हुई थी। तो ओपियम वॉर वॉज बिटवीन इंग्लैंड एंड चाइना। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इंग्लैंड और चाइना के बीच में जो युद्ध हुए थे उसको क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है ओपियम वॉर्स। तो याद रखना है आपको। अब ये जो युद्ध हुए थे इंग्लैंड और चाइना के बीच में, इसमें कौन हारा? इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। चाइना जो था उस समय इतना स्ट्रांग नहीं था जितना आज है। तो चाइना उस सब तीनों युद्ध, जितने भी युद्ध हुए थे उसमें हार गया। उसके हारने के बाद चाइना की लगभग 5 पोर्ट्स थी। कितनी पोर्ट्स थी? 5 पोर्ट जो थी वो इंग्लैंड के कब्जे में चली गई। अब 5 बंदरगाहें चाइना की इंग्लैंड के कब्जे में चली गई और इंग्लैंड ने यहाँ से ट्रेड करना शुरू किया और अपने एम्पायर को और बढ़ाना शुरू किया। और इसी तरीके से देखिए चाइना कमज़ोर हो गया, क्योंकि चाइना वैसे तो ठीक था, अभी तक लड़ रहा था अंग्रेज़ों के साथ, लेकिन जब अंग्रेज़ों ने, इंग्लैंड ने इसको हरा दिया युद्ध के अंदर और इसके 5 पोर्ट्स के ऊपर कब्जा कर लिया, इसके बाद चाइना कमज़ोर हुआ। और चाइना की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए जापान, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और अमेरिका, इन देशों ने भी चाइना के ऊपर अपना धीरे धीरे कब्जा करना। चाइना बहुत बड़ा मुल्क है देखो, तो थोड़े थोड़े एरिया पे भी इनका कब्जा हो गया। तो दैट वाज क्वाइट इनफ फॉर दीज कंट्रीज टू कैरी ऑन देयर ट्रेड। तो इन देशों ने भी चाइना के ऊपर अपना कब्जा स्थापित करना शुरू कर दिया, यानी कि चाइना जो था वो धीरे धीरे पूरे तरीके से इनके कब्जे में आने लगा। इसके बाद हम देखते हैं आगे, एशिया के अंदर कुछ और देशों के बारे में भी बताया गया है। एनॉर्मस oil resources in the desert regions of West Asia attracted the Europeans to establish colonies there। अब आपको पता है एशिया जो है, हमारा जो कॉन्टिनेंट है एशिया, जहाँ पे हम लोग रहते हैं भारत के अंदर, तो एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर वेस्ट एशिया की बात करें, यानी कि वो देश, अरब कंट्रीज जो हैं, वहाँ पर तेल बहुत है। आपको पता है तेल यानी कि क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन जिससे बनता है, वो बहुत है। तो
यूरोपियन नेशंस ने देखा कि भाई जब इस देश में, इन देशों के अंदर इतना सारा तेल है, ऑयल है, और ऑयल की ज़रूरत तो सबको पड़ती थी, एरोप्लेन चलाने हैं, बड़ी बड़ी मशीनें चलानी हैं, तो हर एक तरीके से इंडस्ट्री के अंदर इधर उधर लड़ाई के लिए सब जगह पर उनको फ्यूल की ज़रूरत पड़ती थी। और इसी कारण से इन्होंने उन देशों की तरफ अपना रुख किया और उन पर भी कब्ज़ा करना शुरू किया। इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया, अमेरिका, इन लोगों ने जाकर वहाँ पर अपनी ऑयल कंपनीज इस्टेब्लिश की। कहाँ कहाँ की इन्होंने? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड बहरीन, इन देशों में जाकर इन्होंने अपनी ऑयल कंपनीज बनाई और वहाँ पर इन्होंने अपनी, मतलब बोले तो टांग अड़ाना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे, जैसे कि हमारे यहाँ पर व्यापार करना शुरू किया था, वैसे वहाँ भी धीरे धीरे किया उन्होंने, और धीरे धीरे उनके मालिक बन बैठे। तो एशिया की हालत ऐसी थी। अफ्रीका का क्या हाल था वो देखते हैं। अफ्रीका, सबसे पहले डच लोगों ने वहाँ पर अपनी कॉलोनी बनाई। सबसे पहले अफ्रीका के अंदर एंटर होने वाले जो लोग थे वो थे डच। इन्होंने 15वीं सदी में जाके वहाँ पर कब्ज़ा किया, सबसे पहले साउथ अफ्रीका के अंदर। उसके बाद इंग्लैंड और फ्रांस भी वहाँ पर आए, जिन्होंने आकर केप और अल्जीरिया के अंदर, जो कि नॉर्थ अफ्रीका में है, वहाँ पर अपना कब्ज़ा किया। फिर अफ्रीका जो था वो एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है और वहाँ पर रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा है। तो रॉ मटेरियल ज़्यादा है, इस वजह से इन देशों का इंटरेस्ट वहाँ पे ज़्यादा बढ़ गया कि वहाँ से रॉ मटेरियल खरीदते थे और वहाँ पर सस्ते दामों पे रॉ मटेरियल खरीद के अपने देशों में सामान तैयार करके यहाँ पर रेडीमेड प्रोडक्ट्स जो थे वो महंगे दामों पे बेचते थे। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये ऐसे पॉसिबल कैसे है कि भाई जब हमारे देश के अंदर रॉ मटेरियल है तो हम ही उसका उपयोग करें ना, तो हम उसको उपयोग करके हम उसमें चीज़ें बना के दूसरे देशों में बेच सकते हैं। लेकिन था प्रॉब्लम यहाँ पर थी, जो ये शब्द जो लिखा हुआ है ये सबसे बड़ी समस्या थी उसमें, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि जो क्रांति हुई थी इंडस्ट्री के क्षेत्र में, वो सबसे पहले यूरोप में हुई थी। यानी कि जो मशीनें बनी, मशीनों से ज़्यादा काम लेना, ये सब यूरोप में शुरू हुआ था। अफ्रीकन और एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर ये सब चीज़ें काफ़ी देर से आई, ठीक है। तो इंडस्ट्री वहाँ पर ज़्यादा डेवलप थी, इसलिए वहाँ पर मशीनों का उपयोग ज़्यादा होता था, तो वहाँ पर मशीनों से बनने वाली चीज़ें जो थी वो भी ज़्यादा थी। इसी कारण से उनको रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी और रॉ मटेरियल उनको अफ्रीकन और एशियन कॉन्टिनेंट से मिल जाता था। इसके बाद किंग लियोपोल्ड ऑफ बेल्जियम सीज द वास्ट प्रोविंसेस ऑफ कॉन्गो एंड एस्टैब्लिश हिज रूल। अब बेल्जियम के जो राजा थे जिनका नाम था लियोपोल्ड, किंग लियोपोल्ड, उन्होंने कॉन्गो के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। कॉन्गो जो कि एक अफ्रीका का कंट्री है। फिर इंग्लैंड ने इजिप्ट के ऊपर कब्जा कर लिया, मिस्र जिसको हम हिंदी में कहते हैं। इसके साथ साथ इंग्लैंड ने ईस्ट अफ्रीका और साउथ अफ्रीका के कुछ पार्ट्स के ऊपर भी कब्जा कर लिया। फ्रांस आया और फ्रांस ने आके ट्यूनीशिया को अपना बंदी बना लिया, मोरक्को को कब्ज़े में ले लिया और वेस्ट अफ्रीकन प्रोविंसेस को भी अपने कब्ज़े में ले लिया। जर्मनी ने आकर ईस्ट और वेस्ट अफ्रीका के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित किया, यानी कि धीरे धीरे ईस्टर्न और वेस्टर्न अफ्रीका पे कब्जा करना शुरू किया। अब पीछे इटली के पीछे रहता भाई, इटली भी आया और अफ्रीका के कुछ प्रोविंसेस जो कि रेड सी के आजू बाजू थे उसके ऊपर उसने अपना कब्जा किया। स्पेन और पोर्टुगल की बात करें, इन्होंने भी कुछ जगहों पे कब्जा कर लिया, सम प्रोविंसेस, यानी कि कुछ जगहों पे इनका भी कब्जा हुआ। तो यानी कि कुल मिला के जहाँ पर देखा कि यूरोप के ज़्यादातर कंट्रीज़ ने आकर अफ्रीका को अपने कब्ज़े में ले लिया था। भले कोई भी हिस्सा लिया, कहीं से भी लिया, कैसे भी लिया, लेकिन उनका ज़्यादातर एरिया के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर ज़्यादातर जो यूरोपियन लोग थे उनका कब्जा हो गया। अ कॉन्फ्रेंस फॉर द यूरोपियन नेशंस वाज हेल्ड इन बर्लिन। अब देखिए यूरोपियन कंट्रीज जो थी उन्होंने एक मीटिंग की, एक कॉन्फ्रेंस, एक सम्मेलन बुलाया जो कि बर्लिन जर्मनी में बुलाया गया था 1884-85 के अंदर। क्यों बुलाया गया था? क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया था भाई। अब देखो थे तो ये सब पड़ोसी, यानी कि सब ये लोग यूरोपियन कंट्रीज़ थे, तो ये आपस में अगर दूसरे देशों पे कब्जा करेंगे तो हो सकता है कि आपस में कहीं लड़ाई भी हो जाए एक ही देश को लेकर। तो ऐसे में इन्होंने एक मीटिंग की बर्लिन में 1884-85 में, और वहाँ पर इन्होंने इसके बारे में बातचीत की कैसे हम देशों को बांटेंगे। तो आपस में बातचीत करने के बाद इन्होंने अफ्रीका की जो टेरिटरीज थी, यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट था पूरा, उसको अपने आप में आपस में बांट लिया। यानी पूरे अफ्रीका को इन्होंने बैठकर एक मीटिंग करके अपने अंडर में ले लिया। तो इस प्रकार से पूरे अफ्रीका के ऊपर यूरोप का कब्जा हो गया। While on one hand the greedy European nations was trying to colonize various Asian African territories, on the other hand Germany and Italy had completed the process of respective political unification.
अब एक तरफ तो यूरोपियन नेशंस जो थे वो एशिया और अफ्रीका के ऊपर कब्जा करते जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जर्मनी और इटली जैसे देश जो थे, अब जर्मनी और इटली जो था ना बेटा, उस समय ये दो पार्ट में बटे हुए थे। जर्मनी भी था, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी, यानी कि ये टुकड़ों में बटे हुए थे। इटली जो था वो भी टुकड़ों में बटा हुआ था, जो कि आप 10th स्टैंडर्ड की जो CBSE बोर्ड की हमारी बुक्स हैं उसके अंदर ही बड़े डिटेल में दिया गया है कि यूरोप के अंदर किस प्रकार के देश जो थे वो बटे हुए थे। तो जर्मनी और इटली जो है छोटे छोटे पार्ट में बटे हुए थे। तो जब सारे देश जो थे वो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ के ऊपर कब्जा करने में लगे हुए थे, उसी दौरान जर्मनी और इटली अपने आप को एक कर रहे थे, यानी कि जर्मनी के जो टुकड़े थे वो सब मिलकर एक बड़ा जर्मन नेशन बना रहे थे। वैसे इटली जो था वो भी अपने आप को यूनिफाइड यानी कि एक बनाने में लगा हुआ था। तो इस तरीके से जब जर्मनी एक हो गया, यानी कि जर्मनी जब पूरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद इसने भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर कंपटीशन करना शुरू किया, कमर्शियलाइजेशन और कॉलोनाइजेशन, यानी कि इसने भी दूसरे यूरोपियन देशों को टक्कर देना शुरू किया। यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कमर्शियलाइजेशन हुआ और कॉलोनाइजेशन में भी इसने भाग लेना शुरू किया, यानी कि यहाँ पर भी इंडस्ट्री डेवलप होने लगी। कमर्शियलाइजेशन यानी कि इसने भी बिजनेस जो था वो दूसरे देशों के साथ अपना बढ़ा दिया और कॉलोनीज बनाना शुरू कर दिया। तो ये जो क्विक चेंजिंग फिनोमेना हमने यहाँ पर पढ़ा, यानी कि ये जो जितना हमने सीन अब तक अपने सामने आपके मैंने क्लियर किया, ये सब चीज़ें हमको बताती हैं कि वर्ल्ड जो थी वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही थी। These quickly changing global phenomena had exploited some of these countries politically, economically and socially, due to which their development had stopped. अब ये कंट्रीज जिनका नाम हमने यहाँ पढ़ा, ये कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ थे जो स्ट्रॉन्ग थे और जिन्होंने दूसरे देशों पे कब्जा करना शुरू किया था। लेकिन यहीं पर सब देश जो थे वो इक्वल तो नहीं जा रहे थे। कुछ देश ऐसे थे जो कि बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे थे, अमीर होते जा रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी देश थे जिनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, और यही एक्सप्लॉइटेशन हमको वर्ल्ड वॉर 1 की तरफ धकेलने लगा। तो आगे हम देखेंगे अभी फैक्टर्स दैट कॉज्ड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए जो फैक्टर्स, जो कारण हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था उसको एक मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग एंड अनफॉरगेटेबल इवेंट के रूप में जाना जाता है। हार्ट ब्रेकिंग यानी कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और ऐसी इवेंट है जिसको आप कभी भूल नहीं सकते हैं। यानी कि हमारी, भले हम आज से हज़ारों साल बाद भी चले जाएंगे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 और 2 ये दो ऐसी घटनाएं थी जिनको हम कभी नहीं भूल सकते हैं। वैसे तो इसके लिए बहुत सारे कारण थे वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के होने के लिए, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के होने के लिए जो कारण हम लोग मेन मानते हैं वो क्या मानते हैं वो यहाँ पढ़ेंगे। 1 अगस्त 1914 को ये युद्ध शुरू हुआ था। जर्मनी जो था, जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर अटैक किया था और इस वॉर को कहा जाता है सेडान वॉर। आपको याद रखना है, सेडान वॉर वाज फॉट बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस। क्वेश्चन आ सकता है जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो युद्ध हुआ तो उसको क्या कहा जाता है, सेडान वॉर। तो ये पूरा ही क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फैक्टर्स दैट कॉज्ड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये आपको पूरा ही लिखना होगा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था उसमें जर्मनी और फ्रांस लड़े और जर्मनी ने फ्रांस को हराया। इस वॉर को सेडान वॉर कहा जाता है। और फ्रांस के हारने के बाद फ्रांस से एक ट्रीटी साइन करवाई गई जिसको फ्रैंकफर्ट ट्रीटी कहा जाता है। ट्रीटी का मतलब मैंने आपको कल भी समझाया था, एक समझौता कह सकते हैं, यानी कि एक रिटन एग्रीमेंट। जब कोई देश जीत जाएगा तो दूसरे देश के ऊपर वो काफ़ी सारी अपनी शर्तें लागू करेगा, तो वो शर्तों को रिटन फॉर्म में लिया जाता है। तो यहाँ पर जो ये सेडान वॉर के बाद जर्मनी ने फ्रांस से फ्रैंकफर्ट ट्रीटी साइन करवाई जो कि 1871 में हुई थी। इस ट्रीटी के अंतर्गत क्या किया गया था, फ्रांस हैड टू पे अ वॉर फाइन एज वेल एज गिव अवे 2 प्रोविंसेस लोरेन एंड अल्सेस टू जर्मनी। अब फ्रैंकफर्ट ट्रीटी के मुताबिक फ्रांस जो है वो जर्मनी को हर्जाना, पेनल्टी, जुर्माने के रूप में पैसा देगा। यानी कि अब देखिए युद्ध हुआ था तो युद्ध में जर्मनी का भी नुकसान हुआ होगा, फ्रांस का भी हुआ होगा, लेकिन ज़्यादा नुकसान हुआ था फ्रांस का, क्योंकि जब फ्रांस हार गया था। लेकिन जब वो हार गया तो जर्मनी ने अपनी मर्ज़ी से उसके ऊपर शर्तें थोपी। इसमें पहली शर्त थी कि युद्ध में जो भी नुकसान हुआ है उसका सारा पैसा जो फ्रांस है वो जर्मनी को देगा। दूसरा जो इस पर शर्त लागू की गई थी कि फ्रांस अपने 2 प्रोविंसेस, 2 राज्य जो थे उसके फ्रांस के, लोरेन और अल्सेस, ये दोनों जर्मनी के हवाले कर देगा।
लेकिन ये जो बेइज्जती हुई थी जर्मनी के द्वारा फ्रांस की, इस बेइज्जती को फ्रांस कभी भी नहीं भूल पाया। और इसलिए माना जाता है कि फ्रैंकफर्ट ट्रीटी, जो ये समझौता हुआ था जिसको हम फ्रैंकफर्ट ट्रीटी बोलते हैं, ये अपने आप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण माना जाता है। यानी कि जैसे जैसे समय बीतता गया फ्रांस की नफरत और बढ़ती गई, और फ्रांस तो पहले से ही जर्मनी से अपना बदला लेना चाहता था, इसीलिए जैसे ही मौका मिला फ्रांस जो था वो जर्मनी के खिलाफ जंग में कूद पड़ा। तो ये जो फैक्टर हमने पढ़ा अभी तक, तो मेन फैक्टर इसमें हम समझ सकते हैं वो है फ्रैंकफर्ट ट्रीटी। इसके अलावा भी कई फैक्टर्स हैं जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले आगे, और ये पूरा ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6-7 पॉइंट है, यहाँ पर देखिए 6 पॉइंट है, ये 6 के 6 पॉइंट आपको याद करने हैं। ये क्वेश्चन 4 मार्क में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपको कहीं से डाइजेस्ट कंपेनियन में से लर्न नहीं करना है, आपको सिर्फ ये टेक्स्ट बुक रीड करनी है और इसके हिसाब से 6 मेन पॉइंट्स याद होने चाहिए आपको, और इन पॉइंट्स को आपको बस अपनी लैंग्वेज में, अपने ऑन लैंग्वेज में आपको लिखना है। तो आगे जो हम पढ़ेंगे वो है वर्ल्ड वॉर के लिए कारण बाकी जो थे वो कौन कौन से थे। अभी तो हमने फ्रैंकफर्ट ट्रीटी को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन बाकी भी बहुत सारे फैक्टर्स थे जो इसके लिए जिम्मेदार थे, वो कौन से। वर्ल्ड वॉर जो थी उसके फैक्टर्स की बात करते हैं कि वर्ल्ड वॉर शुरू होने के कारण क्या थे। तो हमने यहाँ इस पैराग्राफ के अंदर देखा था कि जो फ्रैंकफर्ट ट्रीटी हुई थी उसको एक मेन कारण माना जाता है कि युद्ध शुरू हुआ, कि फ्रांस जो था वो जर्मनी से बदला लेना चाहता था, जिस तरीके से उसके ऊपर फ्रैंकफर्ट ट्रीटी को थोपा गया था, इस वजह से वो गुस्से में था। लेकिन इसके अलावा सिर्फ एक यही कारण नहीं था जिससे युद्ध छिड़ने के आसार बढ़ गए थे, इसके अलावा बहुत सारे दूसरे भी कारण थे। तो उसमें जो कारण थे वो हम देख रहे हैं। पहला कारण है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इंग्लैंड हैड एस्टेब्लिश्ड इट्स वास्ट एम्पायर इन एशिया एंड अफ्रीका इन 19th सेंचुरी। तो 19वीं सदी की शुरुआत की बात की जाए तो 19वीं सदी में इंग्लैंड जो था उसने लगभग एशिया और अफ्रीका के काफ़ी सारे देशों के ऊपर अपना कब्जा कर रखा था, और वो अपनी कॉलोनीज़ को एक्सप्लॉइट कर रहा था। यानी कि जहाँ पे भी उसका राज था वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा उससे मतलब फ़ायदा उठा रहा था, उन कॉलोनीज़ को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करके रिच होता जा रहा था। यानी कि इंग्लैंड अपने, जैसे हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, कि अंग्रेज़ों का एक ही मोटिव था, टू प्रॉस्पर इंग्लैंड एट एनी कोस्ट, कि वो इंग्लैंड को प्रॉस्पर करना चाहते थे। तो इसी कारण जो इंग्लैंड था वो दूसरे देशों को नुकसान पहुँचाता गया, और उसी बीच इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, फिर कॉलोनाइजेशन जो था और बढ़ गया। और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, खासकर इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मैंने उस दिन भी समझाया था पिछली वीडियो में भी, कि जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर पहले क्या होता था, हर चीज़ हाथ से काम होता था, यानी कि हर एक चीज़ जो है वो हाथों से की जाती थी। लेकिन जब इंडस्ट्री के अंदर मशीनों का उपयोग होने लगा तो मशीनों से क्या हुआ कि चीज़ें ज़्यादा बनने लगी। आपको पता है कि एक इंसान, अगर हम बात करें कि अगर हम पहले कपड़े बुनने की बात करें, कपड़े बनाने की बात करें, अब टेलर की बात करो, एक टेलर जो है वो एक दिन में 1 सूट या 2 सूट सिल सकता है, ठीक है, एक पैंट शर्ट सिल देगा या 2 सिल देगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 सिल देगा। लेकिन 3 के बाद तो उसकी कैपेसिटी पूरी हो जाएगी, और 3 सिलने में उसको पूरा दिन, मतलब काफ़ी सुबह लगेगा और काफ़ी रात तक काम में लगा रहेगा। लेकिन जो मशीनें आने के बाद क्या हुआ, मशीनों से आपको पता है जो आप कपड़े आज पहनते हो मशीनों से बनाए जाते हैं, पैंट्स, शर्ट्स, टी शर्ट्स वगैरह। तो एक एक मशीन जो है एक एक दिन के अंदर हज़ारों लाखों की संख्या में कपड़े प्रोड्यूस कर देती है। तो कटिंग आजकल आप देखते हो, जैसे कि डिस्कवरी पे एक प्रोग्राम आता है फूड टेक करके, नेट जियो के ऊपर शायद फूड टेक आता है। तो फूड टेक पे आप देखते हो कि कैसे एक वो मोटू सा आदमी होता है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, वो जगह जगह फैक्ट्रीज में घूमता है और कैसे चीज़ें बनाई जाती हैं वो हमारे सामने उस फैक्ट्री के अंदर बनने वाली चीज़ों का प्रोसेसिंग बताता है। लेकिन वो खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं। लेकिन वो चीज़ें जब बनती हैं तो आपने देखा होगा कि वो चीज़ों को पैकिंग वगैरह पहले हाथ से किए जाए तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन मशीनें जो है कैसे वो नाप तोल के हर चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से कर देती हैं। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगी, ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस होने लगी तो रॉ मटेरियल की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए थी इन देशों को। इसी कारण से इंग्लैंड जैसे देश ने बहुत ज़्यादा वहाँ से इधर उधर से अपना जो था ये चीज़ें लेनी शुरू की, क्या, कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल। और लास्ट क्वार्टर जो था 19वीं सदी का, यानी कि 19th सेंचुरी के एंड क्वार्टर के अंदर जर्मनी जो था वो भी खड़ा हो गया था कंपटीशन। अब तक तो देखिए ज़्यादातर जो इंग्लैंड जैसे देश थे वही पावरफुल और सब देशों पे कब्जा करके बैठे हुए थे, लेकिन जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ तो जर्मनी भी कंपटीशन में आ गया। अब जर्मनी के कंपटीशन में आने से अफ्रीका और एशिया की मार्केट बढ़ गई। अब आपको पता है, देखो मार्केट के अंदर एक ही ब्रांड है तो पूरी मार्केट में वही बिकने वाला है। अभी उसी मार्केट के अंदर 10 ब्रांड हैं तो कस्टमर जो है सबके अंदर बढ़ जाएंगे, ठीक है।
अब आप आइसक्रीम लेने जाते हो, आपके एरिया के अंदर एक ही आइसक्रीम की शॉप है, तो उस आइसक्रीम वाले की तो बहुत बिक्री होगी, लेकिन वहाँ पर 5 शॉप हो जाएंगी तो उसके कस्टमर जो है बढ़ जाएंगे। तो उसी प्रकार से अब जर्मनी के कंपटीशन में आने से एशिया और अफ्रीका के मार्केट के अंदर इंग्लैंड और बाकी कंट्रीज़ को काफ़ी कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा था। और जर्मनी जो था वो भी एक बहुत फॉरवर्ड, बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, इस कारण से उसने सस्ती चीज़ें सप्लाई करना शुरू किया इंग्लैंड से। अभी इंग्लैंड भाई कोई चीज़ 500 रुपये में बेच रहा है और जर्मनी उसको 300 में बेच रहा है, तो ऑब्वियसली जर्मनी की चीज़ खरीदी जाएगी। तो इस तरीके से इंग्लैंड और फ्रांस को काफ़ी नुकसान होने लगा। और एफ्रो एशियन मार्केट यानी कि अफ्रीकन और एशियन मार्केट के अंदर इंग्लैंड और फ्रांस जो थे पहले वो डोमिनेट कर रहे थे, यानी कि वो दोनों ही उस जंगल के राजा थे, यानी कि दोनों कमा रहे थे, लेकिन अब जर्मनी ने आकर इन दोनों को ढेर कर दिया। तो इस तरीके से इकोनॉमिक कंपटीशन बढ़ने से जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में मतभेद पैदा होने लगे, यानी कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे। तो पहला इकोनॉमिक फैक्टर ये माना गया है। दूसरा इसी में बताया गया फैक्टर वो है मिलिटरिज्म। मिलिटरिज्म क्या है? अब आपको ये भी पता है कि अपने देश को दूसरे देशों पे जब हम कब्जा करते हैं, जैसे कि इंग्लैंड ने किया हुआ था, जर्मनी ने किया, फिर फ्रांस ने किया, तो उसके लिए क्या चाहिए? मिलिट्री चाहिए। अब जो देश जिसकी मिलिट्री स्ट्रांग होगी वो दूसरे देश पे ज़्यादा कब्जा करेगा, जल्दी कब्जा करेगा और अपना ज़्यादा सामान बेचेगा, ठीक है। और इसी तरीके से एक्सपेंशन की पॉलिसी बढ़ जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह को वो कवर करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पे वो कब्जा करेगा, स्ट्रांग मिलिट्री होगी तो। अब इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रशिया जो थे, इन्होंने अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाना शुरू किया ताकि वो अपना पावर जो है वो दूसरों से भी ज़्यादा बढ़ा सकें। उसी समय जापान, इटली और जर्मनी जैसे कंट्रीज़ थे, इन्होंने कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग कर दी। यानी कि आज भी बहुत सारे देश हैं, जैसे कि हम बात करें इसराइल की, तो इसराइल जैसे कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर हर एक बच्चे को, भले वो लड़का है लड़की है, स्कूलिंग के बाद यानी कि 10th या 12th क्रॉस करने के बाद 2 या 3 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग लेना कंपलसरी माना जाता है। तो यहाँ पर इन देशों ने भी कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग कर दी। इसके साथ साथ इन्होंने मिलिट्री के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली चीज़ें जैसे कि हथियार हो गए, इनको बढ़ा दिया, यानी कि हथियारों की सप्लाई बढ़ा दी गई और कहा गया कि हम सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार बना रहे हैं। तो इस तरीके से मिलिट्रिज्म जो था इसको थोड़ी तेज़ी मिली और मिलिट्री की कंपटीशन भी होने लगी आपस में, यानी कि हर एक देश जो था वो अपनी पावर बढ़ाने के लिए मिलिट्री को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा हथियार पैदा करने लगा। तो इस तरीके से एक शक भरा वातावरण चारों तरफ क्रिएट हो गया, जिससे ये डर लगने लगा दूसरे देशों को कि भाई फलाना देश इतनी ज़्यादा मिलिट्री पावर इकट्ठी कर रहा है, इतनी ज़्यादा हथियार बना रहा है, कहीं वो मेरे पे हमला तो नहीं करने वाला। उसको देख के इसने भी अपनी पावर बढ़ानी शुरू की और अपनी वेपन्स बनाना शुरू किया। इसको देख के दूसरा डर गया, उसको लगा कि कहीं ये मेरे पे अटैक तो नहीं करने वाला। इस तरीके से तो इनके बीच में एक डर का वातावरण क्रिएट हो गया। आगे है ग्रुपिज्म, जिसको हम सीक्रेट ट्रीटीज़ भी कहते हैं। ग्रुपिज्म होने लगा। कैसे? ग्रुपिज्म एंड सीक्रेट ट्रीटीज़ प्लेड अ मेजर रोल इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। हम बोल सकते हैं ग्रुपिज्म, यानी कि दुनिया जो थी वो ग्रुप्स में बंटने लगी। सीक्रेट ट्रीटीज़ यानी कि छुप छुपा कर समझौते होने लगे, यानी कि कुछ देशों ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया, भाई हाँ भाई हम 5-6 देश मिलकर एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे, अगर कोई देश हम पे हमला करता है तो हम मिलकर लड़ेंगे। ऐसे ऐसे समझौते एक दूसरे के साथ होने लगे और दुनिया जो थी वो ग्रुप्स में बंटने लगी और वर्ल्ड जो थी वो 2 ग्रुप में बंट गई। ठीक है, कितने ग्रुप बने यहाँ पर? 2 ग्रुप बने। एक साइड था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और तुर्की। दूसरी साइड था इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और जापान। तो ये 4 कंट्रीज़ एक तरफ थे और 5 कंट्रीज़ एक तरफ थे। तो इस तरीके से इनके 2 ग्रुप बन गए। इससे दोनों के बीच में जेलसी, एक दूसरे से जलन, दुश्मनी एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के ऊपर अविश्वास और डर का वातावरण, नफरत का वातावरण फैल गया, जिसने वर्ल्ड वॉर 1 के होने में बहुत बड़ा रोल निभाया। फीलिंग ऑफ फाल्स नेशनलिज्म। द इंडिपेंडेंस ऑफ बेल्जियम और ग्रीस जो थे, जब ये आज़ाद हुए और जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन हो गया, इससे नेशनलिज्म का उदय हुआ। नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है कि अपने देश के प्रति कुछ भी कर गुजरने की भावना, उसको नेशनलिज्म कहा जाता है। जब आप नेशनलिज्म की भावना से भर जाते हैं तो आप ये नहीं विचारते हैं कि आप देश के लिए क्या करने वाले हो, तब आप देश के लिए सब कुछ कर गुजरने पे उमादा हो जाते हैं।
जो हमारे फौजी भाई, जो हमारे सोल्जर्स जो बॉर्डर्स के ऊपर शहीद होते हैं, वो नेशनलिज्म की भावना से भरे होते हैं। इसी कारण से वो बॉर्डर के ऊपर गोलियां खाने से भी पीछे नहीं हटते हैं। तो हमारे जो क्रांतिकारी भाई जो थे, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग, इन लोगों ने भी नेशनलिज्म के कारण ही देश की आज़ादी की कसम खाई थी और इसी भावना के कारण ये हंसते हंसते फांसी के फंदे पर भी झूल गए। तो ये फीलिंग जो थी ये लोगों के अंदर आई और इसने नेशनलिज्म वैसे तो अपने देश के प्रति वफादारी, ईमानदारी की भावना है, लेकिन अगर इसको हम नैरो रूप में देखें, काफ़ी छोटी सोच से देखें तो क्या होगा, तो हमें लगेगा कि हमें अपने देश के लिए सब कुछ कर गुजरना है लेकिन दूसरे देश को आगे नहीं बढ़ने देना है। तो जो नेशनलिज्म की भावना है वो हमको हमारे देश से प्यार करना तो सिखाती है, लेकिन अगर उसको हम थोड़ा नीची सोच से देखें तो इससे हम दूसरे देश से नफरत करने लगते हैं। तो यहाँ पर नेशनलिज्म जो था उसने थोड़ा नैरो रूप ले लिया था इस काल के अंदर। तो लोग जो थे वो अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे, वो नेशनलिज्म था, लेकिन वो दूसरे देशों को नीचे गिराने के पक्ष में जब वो उठने लगे, यानी कि दूसरे देशों को नीचे गिराने के लिए सोचने लगे, तो इस तरीके से नेशनलिज्म जो था उसने एक नैरो रूप ले लिया। तो इस तरीके से जो देश थे वो एक दूसरे से इकोनॉमिकली जलने लगे कि भी जो अमीर देश थे उनसे दूसरे देश, गरीब देश जलने लगे, उनके बीच में कंपटीशन होने लगा और कोलोनियलिज्म जो था, यानी कि दूसरे देशों के ऊपर कब्जा जो किया जा रहा था यूरोप के अंदर, वो और ज़्यादा बढ़ गया। तो कोलोनियलिज्म के बढ़ने के कारण जो देश थे वो अपने अपने फ़ायदे के लिए दूसरे देशों से लड़ने को भी तैयार हो गए। इससे यूरोपियन कंट्रीज़ जो थे वो एक दूसरे के साथ भी लड़ने लगे और अपने देश से प्यार और दूसरे देश से नफ़रत, ये चीज़ उनके अंदर बस गई। और उसी समय जर्मन चीफ जो थे जिनका नाम था काइज़र विलियम्स, उन्होंने, ऐसा माना जाता है कि वो नेशनलिज्म और कोलोनियलिज्म के ओरिजिनेटर हैं और वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे और मानते थे वर्ल्ड लीडरशिप के अंदर कि पूरी दुनिया के ऊपर एक ही व्यक्ति का कब्जा हो। और ही वॉन्टेड टू गेट थिंग्स डन अकॉर्डिंग टू हिज विल विद द हेल्प ऑफ हिज ग्रैंड मिलिट्री पावर। और काइज़र विलियम जो थे वो चाहते थे कि दुनिया के अंदर वो अकेले ही पावरफुल व्यक्ति के रूप में खड़े हों और पूरी दुनिया जो है उनके सामने झुक जाए, और अपनी मिलिट्री पावर के दम पे वो ऐसा करना चाहते थे। द फीलिंग ऑफ वॉर स्प्रेड अक्रॉस अदर नेशंस, और इसी तरीके से युद्ध यानी कि दूसरे देशों से लड़ाई करने की भावना भी जर्मनी जैसे देशों ने शुरू की और इसी कारण से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। तो नेशनलिज्म जो था उसको भी एक कारण माना जाता है वर्ल्ड वॉर 1 के लिए। आगे है रोल ऑफ न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर जितने भी कुछ उसमें रोल निभाया था, क्या था, न्यूज़पेपर जो थे उन्होंने यूरोपियन नेशंस के अंदर एक दूसरे के प्रति नफ़रत डालने का काम किया और इसमें उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी, यानी कि न्यूज़पेपर, आपको पता है न्यूज़पेपर में आप जो चीज़ पढ़ते हो आप तुरंत उसको सही मान लेते हो। तो एक्चुअल में भले वो सही हो ना हो वो हमको बाद में देखना है, लेकिन हम उसको सही ही मान लेते हैं जो मीडिया में, सोशल मीडिया में आ जाता है। लेकिन उस समय सोशल मीडिया वगैरह नहीं था, इस कारण से न्यूज़पेपर जो थे उनको ही लोग ज़्यादा तवज्जो देते थे, उसी को ज़्यादा मानते थे लोग। अब जो न्यूज़पेपर थे उन्होंने एक दूसरे देश को भड़काने का काम किया। जैसे कि अब हमारे देश में जो न्यूज़पेपर बिक रहे हैं वो हमारे देश को अच्छा बताएंगे और दूसरे देशों के द्वारा कही गई बातों को बढ़ा चढ़ाकर हमारे न्यूज़पेपर में पेश करेंगे कि भाई जैसे पाकिस्तान और भारत के रिश्ते आपको पता है बहुत ख़राब है। अब हमारे न्यूज़पेपर्स के अंदर जो चीज़ छपेगी वो पाकिस्तान की तरफ से कही गई बातों को न्यूज़ वाले तो आपको पता है बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान ने तो ये बोल दिया वो बोल दिया। तो बढ़ा चढ़ाकर प्रोवोक करना यानी कि उकसाने वाले काम जो थे वो इन्होंने किए और एक दूसरे के प्रति जहर उगलने का काम किया। तो इससे जो शांति और पीस बनाए रखने की जो न्यूज़पेपर्स की जो रोल होता है वो बिल्कुल भंग हो गया। यानी कि न्यूज़पेपर्स का काम क्या होता है, सच्चाई पेश करना, लेकिन यहाँ पर न्यूज़पेपर्स ने भड़काने का काम किया। तो इस तरीके से न्यूज़पेपर्स ने भी वर्ल्ड वॉर करवाने में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई। और 6th पॉइंट यहाँ जो बताया गया वो है फिलॉसफी अबाउट वॉर। लोग जो थे वो वॉर के प्रति लोगों की सोच ही डिफरेंट होगी उस समय। जैसे कि यूरोप के अंदर लोग मानने लगे कि वॉर इज़ वेलफेयर, कि युद्ध से ही सबका भला होगा, यूरोप में ये मानने लगे लोग।
जर्मन राइटर थे जिनका नाम था ट्रॉट्स्की। ट्रॉट्स्की ने कहा ओनली द माइटी डिज़र्व टू लिव। इसका मतलब कि सिर्फ बड़े यानी कि जो ताकतवर है उन्हीं को जीने का अधिकार है, यानी कि जो कमज़ोर है उनको जीने का अधिकार नहीं है। एक और उन्होंने दिया था ऐसा ही मैगज़ीन जिसको हम बोलते हैं वॉर अलोन इज़ द नेशनल नीड, कि युद्ध ही हमारे देश की ज़रूरत है, कि यानी कि युद्ध को कितना ज़्यादा तवज्जो दिया गया। इसके साथ साथ एक और जर्मन राइटर थे जिनका नाम था नीत्शे। नीत्शे जो थे उन्होंने कहा वॉर इज़ अ सेक्रेड वर्क, कि युद्ध जो है वो एक धार्मिक कार्य है, पवित्र कार्य है। युद्ध कब से पवित्र कार्य होने लगा? भी तो ऐसी ऐसी चीज़ों ने लोगों को और ज़्यादा दूसरे देशों के प्रति नफरत से भर दिया। तो ये सब कारण थे वर्ल्ड वॉर के। अब ये तो थे वो कारण, लेकिन इसमें इमीडिएट रीज़न भी था। इमीडिएट रीज़न का मतलब होता है ये तो सब कारण वो थे जो कि पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे, लेकिन जब युद्ध होता है या ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसके लिए कोई मेन ठोस कारण भी होता है उसको जो शुरू करता है। जैसे कि क्लास के अंदर या कहीं भी आप देखते हो दो बच्चों के बीच में भले दुश्मनी है, लेकिन लड़ाई कब होगी? जब वो एक दूसरे को रियल में मारेंगे या कुछ करेंगे, एक दूसरे को गाली दी या कुछ ऐसा काम किया, तब ऐसी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर वो काम जो था वो क्या हुआ वो देखते हैं। तो ऑस्ट्रिया के प्रिंस जो थे वो और उनकी पत्नी, वो उनको मार दिया गया दोनों को, यानी कि ऑस्ट्रिया के प्रिंस और उनकी पत्नी जब वो कहीं से आ रहे थे तो उनको गोली से उड़ा दिया गया। और उड़ाने की यानी कि इनको मारने की जो जिम्मेदारी थी वो सर्बिया के टेररिस्ट ग्रुप, सर्बिया एक देश का नाम है, तो वहाँ के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ब्लैक हैंड। याद रखना आपको, ये सर्बियन टेररिस्ट ग्रुप है जिसका नाम है ब्लैक हैंड। इसने उसकी जिम्मेदारी ली। ऑस्ट्रिया जो था उसने इसके लिए सर्बिया की सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि जो भी गुनहगार है उसको 48 घंटे के अंदर अंदर हमारे सामने हमारे हवाले कर दो। तो ऑब्वियसली ये गलत भी नहीं है। तो अब आपके देश के प्रिंस और प्रिंसेस यानी कि प्रिंस और उसकी वाइफ को अगर मार दिया जाए और आपको पता हो कि इस देश ने ऐसा किया है, तो उससे हम गुनहगार को अगर मांगते हैं तो ये हमारा अधिकार भी बनता है। तो यहाँ पर ऐसा ही किया गया, लेकिन ये जो अल्टीमेटम दिया गया यानी कि उनको चेतावनी दी गई कि 48 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति को जिसने भी ये किया है हमारे हाथ में सौंप दिया जाए। लेकिन सर्बिया ने इस बात को इग्नोर कर दिया, यानी कि इसको मानने से इनकार कर दिया और बिना सुने, बिना कुछ समझे, बिना कुछ सोचे ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर अटैक कर दिया। तो माना जाता है कि यहीं से वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई। तो वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत होने का यही मेन रीज़न है। तो कभी भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि इमीडिएट रीज़न बताइए वर्ल्ड वॉर 1 का, तो आपको उसमें यही लिखना पड़ेंगे, वो है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो हमने ये तो देखा कि किस प्रकार से कुछ रीज़न्स यानी कि जो वर्ल्ड वॉर जो थी उसके होने के कुछ कारण हमने जो देखे हैं अभी। इसमें हमने इमीडिएट रीज़न भी देखा जो कि प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया और उनकी वाइफ की मौत जो थी वो एक कारण थी वर्ल्ड वॉर 2 के शुरू होने का, यानी कि इमीडिएट रीज़न। अब युद्ध के बारे में हम देखेंगे कि युद्ध कैसे हुआ और उससे प्रभाव क्या पड़े, यानी कि उससे कितना नुकसान हुआ, ये सब चीज़ें यहाँ देखेंगे क्या क्या हुआ। इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 24 नेशन सपोर्टेड द एलिड नेशंस एंड 4 नेशन सपोर्टेड द एक्सिस। तो पहली बात आपको ये याद रखनी है कि उस समय 2 ग्रुप बने थे। एक ग्रुप बना था एलिड नेशंस का और दूसरा था एक्सिस नेशंस का। अब एलिड नेशंस के पास 24 लोग थे, यानी कि 24 देश थे और इधर सिर्फ 4 देश थे। इनिशियली जर्मनी मेड नॉटवर्दी विक्ट्री इन यूरोप, इट ruined द फ्रेंच आर्मी। अब जर्मनी जो था वो एक्सिस नेशन के साथ था और जर्मनी ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी लड़ाई की शुरुआत की और यूरोप के अंदर वो जीत पाता चला गया। और फ्रेंच आर्मी को सबसे पहले जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर कब्जा किया, यानी कि फ्रेंच आर्मी को ध्वस्त कर दिया, हरा दिया। इट फॉट मैनी सबमरीन वॉर्स एंड डिस्ट्रॉयड द शिप्स ऑफ द एलिड नेशंस। अब जो जर्मनी था वो टेक्निकली काफ़ी डेवलप्ड था, इसलिए इसने सबमरीन से लड़ाइयाँ लड़ी। जो पनडुब्बियाँ होती हैं जो कि पानी के अंदर चलती हैं समंदर में, वो काफ़ी एडवांस थी जर्मनी के पास। इसलिए जर्मनी ने जो एलिड नेशन की जो शिप थी पानी के अंदर जो कि नेवी रहती, उसको बहुत शिप्स को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। मैनी सोल्जर्स एंड सिविलियंस डाइड बिकॉज ऑफ टैंक्स एंड पॉइजनस गैसेस। तो टैंक्स का उपयोग होने लगा और पॉइजनस गैसेज यानी कि उस समय जहरीली गैसों का भी प्रयोग किया जाने लगा युद्ध के अंदर। तो इन सब के कारण
काफ़ी संख्या में सैनिक ही नहीं बल्कि सिविलियंस, आम लोग भी मारे जाते थे। तो वर्ल्ड वॉर कितना भयानक था ये हम यहीं से अनुमान लगा सकते हैं। 1917 के अंदर रशियन रेवोल्यूशन शुरू हुआ। ये तारीख आपको याद रखनी है, रशियन रेवोल्यूशन कब शुरू हुआ था? इट वॉज 1917। तो 1917 में जब रशियन रेवोल्यूशन शुरू हुआ तो रशिया जो था वो इस युद्ध से पीछे हट गया। यानी कि अब जब आपके देश के अंदर, घर के अंदर युद्ध हो जाए तो आप बाहर तो कुछ नहीं कर पाएंगे ना, बाहर तो युद्ध हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसे में रशिया ने अपना हाथ इस युद्ध से बाहर खींच लिया। जर्मनी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एट दिस टाइम। देखिए यहाँ पर जर्मनी की पोजीशन कैसी बताई गई है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग था इस समय। और इवन जर्मनी ने एक अमेरिकन स्टीमर था, यानी कि अमेरिका का एक पानी का जहाज़ था जिसका नाम था लुसिटानिया। तो जर्मनी ने लुसिटानिया के ऊपर अटैक किया और इसके अंदर लगभग 147 अमेरिकी सैनिकों को मार दिया। अब तक अमेरिका जो था वो इस युद्ध से बाहर था, ना ही वो एलिड नेशंस की तरफ था, ना ही वो एक्सेस नेशंस की तरफ था। यानी कि अमेरिका वॉज ऑन अ डिफरेंट साइड, ऑन अ न्यूट्रल साइड। लेकिन जब जर्मनी ने अमेरिका के स्टीमर को डुबाया और इसमें लगभग 150 के करीब यानी कि 147 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए, इसके बाद अमेरिका ने भी युद्ध में छलांग लगा दी। यानी कि अमेरिका ने भी युद्ध ज्वाइन कर लिया। और किसकी तरफ से? एलिड नेशंस की तरफ से। और ये हुआ कब? 1917 के अप्रैल में। अब इससे क्या हुआ? कंट्रीज़ लाइक पनामा, ग्रीस, क्यूबा, चाइना एंड सियाम जॉइन द एलाइड नेशंस। अब जब अमेरिका युद्ध में कूदा तो इसके बाद ये 5 देश जो हैं इन्होंने भी एलाइड नेशंस को ज्वाइन कर लिया। दस द एलाइड नेशंस बिकेम स्ट्रॉन्गर। तो इन 5 देशों के आने के बाद ये जो एलाइड नेशंस का ग्रुप था ये और स्ट्रॉन्ग हो गया। जर्मनी आर्मी जो थी वो अमेरिकी आर्मी के सामने नहीं टिक पाई। द होल पोजीशन ऑफ द वॉर चेंज। तो अब तक जर्मनी जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था, पोजीशन बिल्कुल बदल गई, यानी कि पासा बदल चुका था। और अमेरिका के आने के बाद जो एलाइड नेशन थे उनका पलड़ा भारी हो गया। इसके बाद बुल्गारिया सितंबर में, इन सितंबर 1918, टर्की एंड ऑस्ट्रिया इन अक्टूबर 1918 जॉइन द एलाइड नेशंस। अब तुर्की ने और ऑस्ट्रिया ने भी और बुल्गारिया ने भी एलाइड नेशंस को ज्वाइन किया, यानी कि 3 और देश जो थे वो इनके साथ जुड़ गए। द जर्मन लीडर काइजर एब्डिकेटेड हिज पोजीशन एंड रैन अवे। जर्मनी का जो लीडर था काइजर विलियम्स, जिसके बारे में हमने पढ़ा था फर्स्ट पेज पे इसी चैप्टर के, काइजर विलियम्स जो थे उसने अपनी पोजीशन छोड़ दी। यानी कि जर्मन लीडर था ना, आर्मी का चीफ था, उसने छोड़ दी अपनी जगह और भाग निकला अपनी जान बचाने के लिए। जर्मनी जो थी, जब लीडर भाग गया तो जर्मनी को इन सब के सामने सरेंडर करना पड़ा 11 नवंबर। तो 11 नवंबर के दिन जर्मनी ने अपने घुटने टेक दिए, सरेंडर कर दिया और एक सीज फायर ट्रीटी यानी कि युद्ध बंदी की घोषणा की। और इस प्रकार से युद्ध जो था वो ख़त्म हो गया। ये युद्ध जो था ये कितना भयानक था, कितना भयावह था, कितना इससे नुकसान हुआ, ये इतनी जो ये हमने पैराग्राफ पढ़ा इसमें ही हमने अनुमान लगा लिया। आगे हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इमीडिएट इफेक्ट, यानी कि युद्ध के समाप्त होते ही क्या प्रभाव पड़े पूरे विश्व के ऊपर इस युद्ध के, वो पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटीरियल। तो जो लोगों का यानी कि जान माल का नुकसान हुआ उसकी बात करें। मैन मतलब आपको पता है कि यानी कि लोगों की जान का जाना, और मटीरियल मतलब कोई भी हमारी बिल्डिंग्स या वॉट एवर द मटेरियलिस्टिक थिंग्स है इनका नुकसान हो। तो जान माल का जो नुकसान हुआ इसके बारे में हम देखते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 6.5 करोड़ पीपल टू पार्ट इन द वॉर। तो युद्ध के अंदर कितने लोगों ने भाग लिया, ये बहुत ही बड़ी संख्या है। 6.5 करोड़ लोगों ने इस युद्ध में भाग लिया था। और कितने लोग मारे गए? 1 करोड़ लोग मारे गए। यू कैन इमेजिन 1 करोड़ पीपल दे डाइड इन दिस वॉर, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। एंड अबाउट 2 करोड़ वर इंजर्ड। 2 करोड़ लोग घायल हो गए। और लगभग 70 लाख लोग जो थे वो परमानेंटली हैंडीकैप हो गए। यानी कि ऑलमोस्ट 4 करोड़ लोगों को लगभग इस युद्ध ने प्रभावित किया, यानी कि बहुत ही बुरे तरीके से प्रभावित किया फिजिकली। अब जिन लोगों को वैसे ही नुकसान हुआ तो वो तो मैं कहूँगा पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में कोई व्यक्ति बचा ही नहीं होगा जिसको नुकसान नहीं हुआ होगा। तो लगभग 1 करोड़ लोगों की मौत हुई, 2 करोड़ घायल हो गए, 70 लाख लोग परमानेंटली हैंडीकैप हो गए, यानी कि किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, या कोई किसी ना किसी तरीके से उसको नुकसान पहुँचा। मोर नंबर ऑफ पीपल डाइड बिकॉज ऑफ स्टारवेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ किलिंग। स्टारवेशन यानी कि भूख, जब चारों तरफ युद्ध का माहौल था, पूरी दुनिया युद्ध में लगी हुई थी,
तो खेतों के अंदर खाना कौन उगाएगा? तो ऐसे में भूखमरी के कारण बहुत लोग, यानी कि इससे भी ज़्यादा, ये तो युद्ध में मरे थे लोग, लेकिन इससे भी ज़्यादा लोग जो थे वो स्टारवेशन यानी कि भूखमरी के कारण मारे गए। और दूसरी किलिंग्स के कारण, जैसे कि लूट मार हुई, यानी कि अपना पेट भरने के लिए लोग लूट मार करने लगे, तो इस तरीके से भी काफ़ी लोगों की जान गई। और इसके साथ साथ एपिडेमिक, जब इतने लोगों की मृत्यु हुई तो इतने लोगों की बॉडीज़ को कहाँ दफनाया जाएगा? तो इससे जो बीमारियाँ फैली उससे जो लोग थे वो और भी ज़्यादा प्रभावित हुए। द टोटल वॉर एक्सपेंडिचर वॉज क्वाइट हाई। और अगर हम युद्ध में जो पैसा खर्च हुआ उसकी बात करें तो उसका तो कोई अनुमान ही नहीं लगाया। सो इट वॉज वेरी हाई। तो ये था, हमने देखा कि जान माल का जो नुकसान हुआ। आगे हम देखेंगे सोशल चेंज के बारे में कि समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। वॉर के दौरान ज़्यादातर जो पुरुष थे, मेन जो थे, भले वो किसी भी देश के हों, वो युद्ध लड़ने के लिए चले गए। देखिए, युद्ध जब ऐसी परिस्थिति आती है, आप लोगों ने, हम लोगों ने युद्ध नहीं देखे हैं खैर, लेकिन जब भी कभी देश के अंदर युद्ध की परिस्थिति आती है तो उस समय हर एक नागरिक को बॉर्डर पर लड़ने के लिए जाना पड़ता है। जब देश को आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लड़ने ज़रूर जाएंगे, तो हर एक व्यक्ति जो है उस समय चला जाता है। तो खासकर सबसे पहले पुरुषों को आगे भेजा गया, और पुरुषों के बॉर्डर पे जाने के बाद, लड़ने के लिए जाने के बाद, जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पूरे घर परिवार की, काम धंधे की, वो सब किसके ऊपर आ गई? महिलाओं पे। तो जब पुरुष घर वाले जो थे, घर के अंदर जो काम करने वाले, यानी कि जो घर को संभालने का काम करते थे, अपना बिजनेस करने वाले या खेतीबाड़ी करने वाले जो पुरुष थे, जब वो चले गए युद्ध लड़ने के लिए बॉर्डर पे, तो सारी जिम्मेदारी परिवार की और कारोबार की वो सब महिलाओं के कंधों पे आ गई। अब महिलाएं जो कि अब तक, यानी कि ये जो वर्ल्ड वॉर 1 का समय देख रहे हैं, तब तक महिलाएं जो थी वो घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन अब जब उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारी पड़ी तो उनको घर से बाहर निकलना पड़ा और अलग अलग फील्ड्स के अंदर उन्होंने जाकर काम किया। सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ द बीइंग इक्विवेलेंट टू मेन एनहांस। तो इस तरीके से, यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 के ख़त्म होने पे उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो बढ़ा कि वो भी पुरुषों के बराबर हैं, कि जब काम पहले वो पुरुष करते थे जो काम, आज वो काम महिलाएं कर रही हैं। तो इस तरीके से उनकी इस सोच को और बढ़ोतरी मिली कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों के बराबर हैं, किसी भी बात में उनसे कम नहीं है। Consequently, the demand for women to exercise their franchisee was raised। तो इसी कारण से, यानी कि जो ये घटना हुई वर्ल्ड वॉर 1, उसके बाद जब महिलाओं ने पुरुषों की जगह ली तो उनसे एक डिमांड ये भी उठने लगी कि उनको भी वोट देने का अधिकार दिया जाए। इससे पहले क्या था, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जो थे, सब कंट्रीज़ के अंदर महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। और वॉर के दौरान बेसिक चीज़ों की जो प्रोडक्शन थी वो कम हो गई या बंद हो गई, क्योंकि अब युद्ध में लोगों का ध्यान तो पूरा दिन युद्ध में था। तो ऐसे में चीज़ें जो बनाई जाती थी वो तो सिर्फ सरकार के ऑर्डर पे और सरकार के अंदर ही खुफिया जगहों पे बनाई जाती थी। तो ऐसे में जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें थी उनका जो प्रोडक्शन था वो कम हो गया, और जो लड़ाई झगड़े यानी कि बम वगैरह है, इन चीज़ों की जो ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगी। इस कारण से जब ज़रूरत की चीज़ें कम बनने लगी तो स्कार्सिटी यानी कि चीज़ों की कमी होने लगी, अनएम्प्लॉयमेंट, लोग बेरोजगार होने लगे, स्टारवेशन, भूखमरी बढ़ गई, स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स यानी कि हड़ताल, जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज जो थी वो सब बंद होने लगी। तो इस तरीके से ये समस्याएं लोगों के सामने आने लगी। पीपल सफ़र्ड लॉट एंड चिल्ड्रंस कंडीशन वॉज पैथेटिक। लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करने लगे, बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे, और ऐसे में जो बच्चों की कंडीशन थी दैट वॉज पैथेटिक, यानी कि बच्चों की कंडीशन तो सबसे ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि बच्चे छोटे, किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते हैं और अपना ध्यान भी खुद नहीं रख सकते थे। ऐसे में उनकी परिस्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। अब तीसरा और जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट हम देखेंगे हिस्ट्री के अंदर जो प्रभाव वर्ल्ड वॉर 1 ने डाला वो था द ट्रीटी ऑफ वर्साई। अब ट्रीटी ऑफ वर्साई को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए जिम्मेदार भी माना जाता है, लेकिन ट्रीटी ऑफ वर्साई है क्या वो देखते हैं। वर्साई एक जगह है जहाँ पर एक ट्रीटी की गई थी जून 1919 के अंदर। जर्मनी से जीतने के बाद जब युद्ध जर्मनी हार गया तो जर्मनी से ज़बरदस्ती एक समझौते पे साइन करवाए गए। इसी को हम ट्रीटी ऑफ वर्साई कहते हैं। देखिए स्पेलिंग दी गई है वर्साइल्स, वर्साइलिस समथिंग लिखा गया है, तो इसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो वर्साई करते हैं, वर्साइलिस नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, दिस इज कॉल्ड द ट्रीटी ऑफ वर्साई। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द अनकंडीशनल सरेंडर ऑफ जर्मनी इन फ्रंट ऑफ एलाइड नेशन ब्रॉट एन एंड टू द वॉर। अब जर्मनी ने जब सरेंडर कर दिया तो इससे युद्ध जो था वो ख़त्म हो गया, हमने देखा। Then the Allied nations undertook the peace process in Paris, in which 58 commissions were formed and 145 sessions were organized. अब जब हार मान ली जर्मनी ने, तो उसके बाद पीस प्रोसेस की पूरी विश्व में, पूरी दुनिया में
शांति व्यवस्था बनाई जा सके, इसके ऊपर प्रोसेस शुरू हो गया। और ये मीटिंग्स होने लगी कहाँ पर, फ्रांस के कैपिटल पेरिस के अंदर। लगभग 58 कमीशन बनाए गए, 58 कमीशंस को बनाया गया। और इसकी मीटिंग हुई कितनी, 145 बार मीटिंग हुई इन कमीशंस की। और द अग्रीमेंट मेड विद जर्मनी ड्यूरिंग द पेरिस पीस प्रोसेस वॉज मेड इन द मिरर पैलेस एट वर्साई, दस इट केम टू बी नोन एज द वर्साई ट्रीटी। अब इतनी मीटिंग क्यों जरूरी पड़ी भाई करने के लिए, क्योंकि जो जीते हुए देश थे वो जर्मनी से अपने अपने तरीके से अपने अपने नुकसान का हर्जाना या पेनल्टी लेना चाहते थे। तो डिसाइड किया गया कि हम लोग मिलकर एक ट्रीटी बनाते हैं, फिर जर्मनी से उस पर साइन करवाएंगे। तो इसी में लगभग 145 बार मीटिंग करनी पड़ी। और ये जो मीटिंग, जो फाइनल जो साइन लिए गए जर्मनी से, वो कहाँ लिए गए, वो मिरर पैलेस के अंदर। मिरर पैलेस कहाँ पर है, वर्साई के अंदर है। इसीलिए इस ट्रीटी को ट्रीटी ऑफ वर्साई के नाम से भी हिस्ट्री में हम जानते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड वर्साई ट्रीटी। अब इसके अंदर 4 मेन प्रोविजन थे, यानी कि 4 इसके अंदर मेन पॉइंट्स रखे गए थे ट्रीटी ऑफ वर्साई के अंदर। पहला पॉइंट ये कि रीजनल अरेंजमेंट, कि जर्मनी को बांटा जाएगा, कि जर्मनी जैसा जर्मनी ने रखा था वैसा नहीं, जर्मनी को अलग अलग पार्ट्स में हम अपने हिसाब से अरेंज करेंगे। दूसरा, रिडक्शन इन ट्रूप्स एंड डिसआर्मामेंट, कि जर्मनी अपनी सेना कम करेगा और हथियार बंदी करेगा, यानी कि हथियार नहीं बनाएगा। जर्मनी को हथियार बनाने की अनुमति नहीं है और अपनी आर्मी को भी उसे कम करना पड़ेगा। तीसरा, द अरेंजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन्स एट द एंड ऑफ वॉर एंड वॉर फाइन, कि युद्ध खत्म हो गया है तो इसके बाद वॉर फाइन, यानी कि युद्ध का जो खर्जाना देना पड़ेगा, जो दूसरे देशों ने नुकसान झेला है वो जर्मनी की वजह से झेला है, तो जर्मनी को उनको वॉर फाइन के रूप में बहुत सारा पैसा, यानी कि जो भी उनकी डिमांड है वो पूरी करनी पड़ेगी। और कुछ और प्रोविजंस भी इसमें शामिल किए गए थे, इसमें कुछ और पॉइंट्स भी लिखे गए थे। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो थे वुड्रो विल्सन, उस समय के अमेरिकन प्रेसिडेंट, आपको नाम याद रखना है, ही वॉज वुड्रो विल्सन। और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे जिनका नाम था लॉर्ड जॉर्ज, और फ्रेंच प्रेसिडेंट क्लेमेंको, और इटालियन प्रेसिडेंट ऑरलैंडो। इन चारों ने इसके अंदर बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई थी। और इसमें पाया गया कि युद्ध के लिए जर्मनी और सिर्फ जर्मनी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए जर्मनी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा भारी भरकम बोझ डाल दिया गया, वो था 6.5 बिलियन पाउंड का, कि जर्मनी जो है 6.5 बिलियन पाउंड वॉर फाइन के रूप में, यानी कि पेनल्टी के रूप में दूसरे देशों को देगा। इसके अलावा इसके जो प्रोविंसेस थे, जैसे कि रूर रीजन जो था वो फ्रांस को दिया जाएगा उसका, यानी कि ये एरिया जो था ये जर्मनी का था, रूर रीजन, ये फ्रांस को दिया जाएगा। फिर राइन रिवर जो है, जो कि जर्मनी की एक नदी है राइन, उस रिवर को इंटरनेशनल सी रूट के तौर पर खोल दिया जाएगा ताकि दूसरे देश वहाँ से आना जाना कर सकें, इंटरनेशनल ट्रेड कर सकें। इसके साथ साथ राइनलैंड रीजन, यानी कि जो राइन नदी के किनारे का जो एरिया था, यानी कि जिसको हम राइनलैंड कहते हैं वहाँ पे जर्मनी में, वो जो कि फ्रेंच बॉर्डर पर है, यानी कि जर्मनी और फ्रांस जो है ये बॉर्डर शेयर करते हैं। और जो राइनलैंड रीजन है जो कि फ्रेंच बॉर्डर पे है, उसको फोर्ट्रेस, यानी कि जर्मनी ने उसको फोर्ट बना रखा था। फोर्ट मतलब किलेबंदी कर रखी थी, यानी कि उधर से फ्रांस के लोगों को इधर आने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी, लीगली या इलीगली दोनों तरीके से अलाउड नहीं था। ऐसे में इस एरिया को खोल दिया गया, यानी कि जर्मनी ने जो इस एरिया को बंद किया हुआ था उसको खोल दिया गया। और ये रीजन जो है राइनलैंड रीजन जो था वो मिनरल रिच था, यानी कि वहाँ पर बहुत सारे मिनरल पाए जाते थे धरती के नीचे। हाँ, इसी कारण से ये सारा एरिया जो था ये 15 साल के लिए फ्रांस को दे दिया गया। तो बहुत ही मतलब बड़ा झटका था जर्मनी के लिए कि 6.5 बिलियन पाउंड उसको देना पड़ेगा। फिर रूर रीजन जो था वो फ्रांस को गया, फिर राइन नदी को खोलना पड़ा इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, और राइनलैंड रीजन जो था वो फ्रांस को दिया गया 15 साल के लिए, जो कि मिनरल से भरा हुआ था। 15 साल में तो फ्रांस उसको लूट लूट कर खा जाएगा। मोस्ट ऑफ द जर्मन ऑर्गेनाइजेशंस वर कॉन्फिस्केटेड, ज़्यादातर जो जर्मनी के ऑर्गेनाइजेशन जो वहाँ पर संगठन थे उनको कैंसिल कर दिया गया। अल्सेस एंड लोरेन वर टू बी रिटर्न टू फ्रांस। हमने देखा था ना स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, हमने चैप्टर के शुरू में देखा था कि अल्सेस और लोरेन जो 2 जगह थी जिसके ऊपर किसने कब्जा कर लिया था, जर्मनी ने फ्रांस से जब युद्ध जीता था। हम लोग यहाँ पर दिखाता हूँ आपको मैं कहाँ लिखा हुआ था, ये यहीं हमने कहीं पढ़ा था कि जर्मनी ने अल्सेस और इन 2 जगहों पे कब्जा कर लिया था। तो वो दोनों जगह जो थी वो जर्मनी
ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, वर कैप्चर्ड बाय फ्रांस इवन, यहाँ देखिए लिखा हुआ है लोरेन एंड अल्सेस टू जर्मनी, 2 प्रोविंसेस जो थे वो फ्रांस हैड टू पे वॉर फाइन, फ्रांस ने वॉर फाइन भी दिया था, और लोरेन और अल्सेस जो कि फ्रांस के 2 रीजन्स थे, ये दोनों उन्होंने किसको दिए थे, जर्मनी को। तो उस टाइम जर्मनी जीता था फ्रांस से, तो उसने उससे 2 उसके हिस्से छीन लिए थे, और अब जर्मनी हार गया है, तो सबसे पहले फ्रांस ने अपने वो दोनों हिस्से भी वापस मांग लिए। तो इस तरीके से अल्सेस और लोरेन जो थे वो दोनों हिस्से फ्रांस को वापस किए जर्मनी ने। बिसाइड्स दिस जर्मनी वॉज टू गिव टू फ्रांस एंड अदर एलिड नेशंस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल एंड आयरन। इसके साथ साथ जर्मनी के अंदर कोयला और आयरन बहुत मात्रा में पाया जाता है। तो दोनों चीज़ें जो हैं, ये दोनों चीज़ें फ्रांस और एलिड नेशंस यानी कि जो फ्रांस के साथ जितने भी नेशंस थे 24-28 जो भी थे, उन सबको कोयला और आयरन जो है जर्मनी देगा एनुअली एज द बेनिफिट्स ऑफ वॉर, यानी कि युद्ध के बेनिफिट के तौर पे, यानी कि युद्ध वो लोग जीते थे, इसलिए हम कह सकते हैं कि उनके जीत के कारण जर्मनी जो है हर साल कुछ ना कुछ मात्रा में कोयला और आयरन लोहा जो है वो दूसरे देशों को देगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जर्मनी के फेवर में एक भी चीज़ नहीं थी, और सब कुछ जो था वो दूसरे देशों ने इनसे लूट लिया। तो जर्मनी क्या मर्जी से साइन करेगा इस पर? बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं करेगा। तो इसलिए ये जो समझौता था ये गन पॉइंट पे करवाया गया, यानी कि ज़बरदस्ती करवाया गया, क्योंकि मोस्ट तरीके से हम देखें कि जर्मनी के पास इसमें तो पूरा नुकसान नहीं, हम कह सकते हैं कि अगर इसी तरीके से कुछ साल चलता रहा तो जर्मनी तो बिल्कुल ही बर्बाद हो जाता है, भिखारी देश बन जाता जर्मनी। लेकिन जर्मनी इस पर मर्जी से साइन नहीं करने वाला था, इसलिए उसे ज़बरदस्ती इस पर साइन किया गया गन पॉइंट पे, यानी कि बंदूक की नोक पे इसे साइन करवाया गया। लेकिन जब आप ज़बरदस्ती उससे साइन करवाएंगे तो उसके मन में कड़वाहट, गुस्सा तो रहेगा ना। तो जर्मन्स जो थे, जर्मनी के लोग जो थे, उनके बीच में गुस्सा, बदला लेने की भावना जो जाग उठी। तो इस तरीके से वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, ट्रीटी ऑफ वर्साई के बाद, जर्मनी की जो इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था थी, वो पूरे तरीके से गिर चुकी थी, ख़त्म ही हो चुकी थी ऑलमोस्ट। लेकिन लोगों के अंदर इस बेइज्जती का बदला लेने का जज्बा जो था, यानी कि एक नफ़रत पैदा हो चुकी थी दूसरे देशों के प्रति जर्मनी के लोगों में। तो ये हमने इफेक्ट्स पढ़े, और लास्ट इफेक्ट यहाँ पर बताया गया लॉन्ग टर्म इफेक्ट। अब लॉन्ग टर्म इफेक्ट में क्या पढ़ेंगे हम लोग कि ट्रीटी ऑफ वर्साई के बाद लोगों के अंदर रिवेंज की भावना पैदा हो कि भाई हम बदला लेंगे। किससे बदला लेंगे? दूसरे देशों से जिन्होंने जर्मनी को बांटा है। पीस कुड नॉट बी एस्टेब्लिश विद द ट्रीटी। तो इस ट्रीटी के द्वारा पीस, जिस उपलक्ष्य में इसको बनाया गया था शांति के लिए कि चलो इससे शांति होगी, लेकिन शांति बनाने का जो इसका मेन मोटिव था वो पूरा नहीं हो पाया इससे। सोशलिस्ट रशिया वॉज नॉट गिवन अ प्लेस इन द लीग ऑफ नेशंस। देखिए रशिया ने पूरा जोर लगाया था जर्मनी को हराने में, ऑल्दो 1917 में जब रशियन रेवोल्यूशन शुरू हुआ तो रशिया ने अपना जो हाथ था युद्ध से खींच लिया। इसी कारण से रशिया को जब उस समय लीग ऑफ नेशंस बनाई गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, लीग ऑफ नेशंस के अंदर जगह नहीं दी गई। अमेरिका ने भी लीग ऑफ नेशंस ज्वाइन नहीं किया। That is why it can be said that the reason for the Second World War was in the peace process of the First World War itself. तो इसी कारण से कहा जाता है कि जो वर्ल्ड वॉर 1 जो हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर जो समझौते किए गए जिससे जर्मनी नाखुश था, एक वो कारण माना जाता है कि बदला लेने की भावना के कारण वर्ल्ड वॉर 2 की जो बीज थे वो वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ही बो दिए गए थे जर्मन लोगों के अंदर। दूसरा, एक बॉडी बनाई गई लीग ऑफ नेशंस जिसका काम था विश्व में शांति बनाए रखना ताकि आने वाले समय में कभी भी इस प्रकार के युद्ध ना हो, और इस बॉडी को नाम दिया गया था लीग ऑफ नेशंस। अब इस लीग ऑफ नेशंस के अंदर सबसे अमीर देश, सबसे ताकतवर देशों में से एक अमेरिका शामिल नहीं हुआ अपनी मर्जी से, और रशिया को भी इसमें जगह नहीं दी गई, जिससे ये दोनों देश अलग थलग पड़ गए। अगला टॉपिक हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इसी चैप्टर का, जैसे नाम हमने देखा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो हमने यहाँ तक खत्म कर लिया, अभी रशियन रेवोल्यूशन के बारे में जानना बाकी है। रशियन रेवोल्यूशन जो कि हिस्ट्री में बहुत ही बड़ी घटना थी। अब ये कोई नथिंग टू वरी अबाउट दिस कि भाई हम कैसे याद करेंगे सर इतने आंसर इतना बड़ा। रशियन रेवोल्यूशन जब पूछा जाएगा तो आपको ये पूरा पैराग्राफ यहाँ तक लिखना है, 3 पैराग्राफ जो दिए गए, लेकिन हम इसको याद कैसे करेंगे? जस्ट मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, आराम से सुनते जाइए। कहानी कड़ी से कड़ी जुड़ती है ना, जैसे स्टोरी मूवी देखते हो आप, वैसे ही सब कुछ मैं आपको समझाने वाला हूँ। सो बी रेडी। तो चलिए शुरू करते हैं रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन जो था वो हुआ था 1917 के अंदर, और
उस समय रशिया के अंदर जार राजा रूल कर रहे थे। देखिए यहाँ पर स्पेलिंग दी गई है CZAR, इसको हम सीजार नहीं पढ़ते हैं, इसको जार पढ़ते हैं, सी साइलेंट रहता है। तो जार रूलर्स जो थे वो रशिया में रूल कर रहे थे। जार जो थे वो डिक्टेटर्स थे, यानी कि वो अकेले रूल करते थे, यानी कि और वहाँ पर कोई डेमोक्रेसी या इस तरह का नहीं था। राजा थे एक तरह से वो वहाँ के, और वो लोगों के ऊपर रूल करते थे और उनकी मर्जी होती थी कि वो लोगों को किस प्रकार का अधिकार दे रहे हैं कि नहीं, यानी कि डिक्टेटरशिप था पूरे तरीके से यहाँ पर। जैसे कि हमने देखा कि हिटलर ने कैसे रूल किया, या आज के टाइम पे अगर आप कंपेयर करने जाओ तो आप देख सकते हो कि नॉर्थ कोरिया के ऊपर कैसे किम जोंग का रूल है। तो ये जो डिक्टेटरशिप रूल है वो क्या होता है, उसमें एक व्यक्ति का रूल होता है, वही राजा है, जो उसके मर्जी के अनुसार ही सब कुछ होता है। पब्लिक को क्या दिया जाए, राइट्स एंड फ्रीडम जो देने हैं वो राजा डिसाइड करता है कि देने हैं कि नहीं। तो यहाँ पर जो जार राजा थे, अब राजा अच्छा होगा तो पब्लिक खुश रहेगी, राजा अच्छा नहीं होगा तो पब्लिक खुश नहीं होगी। तो राजा जो था यहाँ पर बिल्कुल अलग था। लोग जो थे उनको कोई भी राइट्स नहीं दिए गए थे, यानी कि राजा जो था वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर था, हम बोल सकते हैं क्रूअल। तो लोगों को कोई अधिकार नहीं दिए गए थे। राजा जो था इतना क्रूअल था, पिटीलेस यानी कि दयाहीन था, उसको दया नहीं आती थी अपने लोगों के ऊपर। अगर कोई डिमांड करता था अपनी राइट को तो उसको टॉर्चर किया जाता था, उसको सप्रेस, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता था और उनको बुरे तरीके से पनिशमेंट दी जाती थी, उनको सज़ा दी जाती थी। और सज़ा के रूप में उनको साइबेरिया जो कि रशिया का एक पार्ट है, रशिया का एक प्रोविंस है जो कि बहुत ठंडा है, वहाँ पर टेम्परेचर -40 -50 तक चला जाता है, यानी कि बोन चिलिंग कोल्ड है वहाँ पर, बहुत ठंडी है, यानी कि हड्डियाँ जमा देने वाली ठंडी है। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी डिमांड करता था, अपनी राइट्स के लिए आवाज़ उठाता था, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाता था, तो उसको राजा जो थे वो साइबेरिया की हड्डियाँ जमा देने वाली ठंड में भेज देते थे मरने के लिए। और इस प्रकार से ज़ार्स जो थे, ज़ार राजा जो थे, उनके कारण लोग जो थे वो बहुत ही दुखी थे। उनके राज्य के गरीबी थी चारों तरफ देश के अंदर, राजा तो एंजॉय करता था लेकिन पब्लिक जो थी भूखे मरती थी, लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। इवन रशियन फार्मर्स की बात करें, उनकी हालत भी बहुत ख़राब थी। लेबरर्स, पीजेंट्स जो थे, गरीब वर्ग के लोग जो थे, उन लोगों को इनफ इनकम नहीं मिल पाती थी हार्ड वर्क करने के बावजूद। वो पूरा दिन काम करते थे लेकिन उनको 2 वक्त की रोटी भी प्रॉपर नहीं मिल पाती थी, वो और ज़्यादा गरीब होते जा रहे थे। तो यहाँ पर हमने इतने में देखा कि राजा के बारे में, ज़ार रूलर्स जो थे वो कैसे थे, वो बिल्कुल ही प्रजा के लिए अच्छे नहीं थे। अब इन सब के बीच एक व्यक्ति का नाम याद दिया गया, फादर गैपोन। फादर गैपोन जो थे, उनकी लीडरशिप में एक रैली निकाली गई जो कि ज़ार राजा के रेजिडेंस विंटर पैलेस, राजा कहाँ रहता था, विंटर पैलेस में रहता था, उनका जो महल था उसको कहा जाता था विंटर पैलेस। तो फादर गैपोन की अध्यक्षता में, लीडरशिप में एक रैली निकाली गई और रैली के अंदर लोग जो थे विंटर पैलेस तक पहुँचे। ये लोग जो थे, जैसे कि आज आप देखते हैं ना, हमारे देश के अंदर भी रैलियाँ निकाली जाती हैं, जगह जगह सम्मेलन किए जाते हैं, तो रैलियाँ जो निकाली जाती हैं उसमें कैसा होता है, लोग इकट्ठे होकर एक जगह से दूसरी जगह चल पड़ते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर ये लोग जो आए, ये अनआर्म्ड थे, यानी कि इनके पास कोई हथियार तो था नहीं, ठीक है, और इनके हाथ में ज़ार यानी कि अपने राजाओं की पिक्चर थी। इन्होंने पोस्टर ले रखे थे अपने राजाओं के और उसके ऊपर लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, देखिए, लॉन्ग लिव द लिटिल वाइट लॉर्ड ऑफ रशिया, कि रशिया का जो राजा है ज़ार, वो हमेशा उसकी उम्र लंबी हो, यानी कि वो बहुत लंबे समय तक जीवित रहे, यानी कि उसकी लंबी उम्र की कामना की गई। और इसी दौरान ज़ार राजाओं ने अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया फायर करने का। तो ज़ार के सैनिकों ने इन निहत्थे लोगों के ऊपर, ये बेगुनाह बेजुबान लोगों के ऊपर गोलियां चलाई और इसमें हज़ारों की संख्या में बेगुनाह लोग मारे गए। और ये जो इसका विंटर पैलेस है ज़ार का, वो कहाँ पर है, सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि रशिया का एक शहर है, वहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको पता है रशिया इज़ अ कोल्ड कंट्री, ठंडी प्लेस है। जैसे साइबेरिया देखा, साइबेरिया जो कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा, -40-50 तक टेम्परेचर जाता है, तो पीटर्सबर्ग जो है वो भी बहुत ठंडा है। तो राजा जो है वो पीटर्सबर्ग में रहते थे। तो जब इतने लोगों पे, हज़ारों की संख्या में लोगों पे गोली चलाई गई, तो ज़ार के महल के बाहर जो सफ़ेद बर्फ़ जमी हुई थी
उस बर्फ़ स्नो के ऊपर जो है जब हज़ारों लोगों का खून गिरा तो वो लाल हो गई बर्फ़, यानी कि बर्फ़ जो थी, आप समझ सकते हैं क्या कंडीशन होगी कि चारों तरफ बर्फ़ है, एकदम सफ़ेद सफ़ेद है, और वहाँ पर हज़ारों लोगों पर गोलियाँ बरसाई जाएंगी तो उनकी बॉडी से जब खून निकलेगा तो आप समझ सकते हैं कि पूरा जो नज़ारा होगा वहाँ पे देखने लायक नहीं होगा, यानी कि वो सारा जो था वाइट स्नो है वो रेड हो जाएगी। इसीलिए वो दिन संडे का दिन था। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 22 जनवरी 1905, 22 जनवरी का दिन था 1905 का, और ये दिन था रविवार का। इसीलिए इस दिन को ब्लडी संडे कहा जाता है। ब्लडी संडे इसलिए क्योंकि चारों तरफ वो संडे के दिन ब्लड ही ब्लड था, इसीलिए हिस्ट्री के अंदर इसको ब्लडी संडे के नाम से बुलाया जाता है। अराउंड this time a large number of Russians got provoked and became restless as the weaknesses of the Tsardom had become obvious when a small nation like Japan had defeated a massive nation like Russia in the Russia-Japan war। अब ये घटना जो थी ये पूरे देश के अंदर ये जानकारी थी, इस न्यूज़ को पूरे देश के अंदर फैलने में ज़्यादा समय नहीं लगा और लोग जो थे वो बहुत गुस्से में आ गए। और 1904-05, ये देखिए बात हम कब की कर रहे हैं, 1905 की बात हो रही है, देख सकते हैं, ठीक है। अब 1904-05 के अंदर ही एक युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? रशिया का जापान के साथ युद्ध हुआ था। रशिया बहुत बड़ा कंट्री है और जापान एकदम पिद्दी सा कंट्री, छोटा सा कंट्री है, बहुत ही छोटा है कंपैरेटिवली रशिया के, बहुत छोटा कंट्री। तो जब रशिया और जापान के बीच में युद्ध हुआ था तो उस युद्ध के अंदर जापान जीत गया था, जापान ने रशिया को हरा दिया था। तो लोग जो थे वैसे ही गुस्से में थे कि भाई हमारे राजा इतने निर्दयी हैं कि हमारे लोगों के ऊपर गोलियां चला रहे हैं। तो इसमें से कुछ लोगों ने इस बात का फ़ायदा उठाया, इस बात के ऊपर थोड़ा विचार किया कि जब जापान जैसा छोटा सा देश रशिया जैसे बड़े देश को हरा सकता है तो इसका मतलब हमारे राजा जो हैं वो बहुत ताकतवर नहीं हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए लोगों ने विद्रोह करना शुरू किया। अब रशियंस जो थे, आम लोग जो थे वो काफ़ी गुस्से में थे और इन लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए जो ज़ार राजा थे उन्होंने अपने मंत्रियों की बैठक बुलाई, जिसको ड्यूमा लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। यानी कि अपनी असेंबली, उनके जो मंत्री जो थे उनकी एक मीटिंग बुलाई, जो कि एक साल से, यानी कि कई साल से तो वो मीटिंग बुलाई नहीं जा रही थी, क्योंकि राजा जो था मीटिंग तब बुलाता है जब वो प्रजा के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन यहाँ ज़ार तो कुछ कर ही नहीं रहा था प्रजा के लिए, लेकिन कई सालों से मीटिंग इसीलिए बुलाई नहीं गई थी। लेकिन जब ये घटना हुई, जब राजा ने देखा कि हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए हैं और अब लोग जो है मेरे विरुद्ध विद्रोह करने के लिए तैयार खड़े हैं, तो ऐसे में राजा ने लोगों को थोड़ा संतुष्ट करने के लिए, उनको थोड़ा सेटिस्फाइड करने के लिए, उनके गुस्से को शांत करने के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली की मीटिंग बुलाई। और माना जाता है कि ऐसी 4 मीटिंग्स बुलाई गई। कितनी मीटिंग्स बुलाई गई? 4 बुलाई गई। लेकिन इन चारों मीटिंग्स के अंदर जो भी निर्णय लिया जाता था वो निर्णय जब तक लागू किया जाता उससे पहले ही ये मीटिंग कैंसिल कर दी जाती, यानी कि राजा जिस लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था वो कुछ करने वाला लोगों के लिए नहीं था। 8 मार्च 1917 की बात है। ये देखिए घटना कब हुई थी? जनवरी में हुई थी, 22 जनवरी 1905, यानी कि फरवरी और मार्च लगभग 1.25 महीने 1.5 महीने के बाद कुछ वर्कर्स जो थे, कहाँ पर? पेट्रोग्रेड नामक एक जगह है रशिया के अंदर, वहाँ के कुछ वर्कर्स थे, कुछ मजदूर थे जिन्होंने स्ट्राइक घोषित कर दी। स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल, जिन्होंने काम करने से मना कर दिया। तो ये जो वर्कर्स थे पेट्रोग्रेड के, इन्होंने स्ट्राइक यानी कि हड़ताल घोषित कर दी, काम करने से मना कर दिया। ज़ार राजा जो थे उन्होंने अपनी आर्मी भेजी इन लोगों की इस विद्रोह को रोकने के लिए, यानी कि ये लोग आवाज़ उठा रहे थे ज़ार्स के खिलाफ, तो उसको रोकने के लिए, उसको दबाने के लिए ज़ार राजाओं ने अपनी आर्मी भेजी। लेकिन यहाँ पर जब आर्मी वहाँ पहुँची तो आर्मी मन यानी कि आर्मी के जो सैनिक थे उन्होंने इन निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चलाने से मना कर दिया, इन्होंने उनको शूट करने से मना कर दिया। और इसी तरीके से कहा जाता है कि रशियन रेवोल्यूशन जो है वो शुरू हुई। सो दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। इसके बाद ज़ार जो थे वो धीरे धीरे उनकी सत्ता जो थी वो जाने लगी और पूरी जो पावर थी वो इनके हाथ से निकलकर केरेंस्की लीडर जो थे उनके हाथ में आ गई। ये केरेंस्की जो थे ये मेंशेविक ग्रुप के लीडर थे, जैसे कि हमारे देश के अंदर भी अलग अलग पार्टीज़ हैं ना, उसी प्रकार से वहाँ पर उस समय माइनॉरिटी ग्रुप की एक पार्टी थी जिसको कहा जाता था मेंशेविक ग्रुप। तो ये जो पूरी लीडरशिप थी, ये जो पावर थी, ये केरेंस्की जो कि मेंशेविक ग्रुप के लीडर थे उनके हाथ में आ गई। अब उस समय
लेनिन जो थे, लेनिन जिनके बारे में आप पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत ही महान समाज सुधारक थे, रशिया के रहने वाले, वो व्यक्ति इससे खुश नहीं थे। सिर्फ एक लेनिन जो थे जो इस चीज़ से खुश नहीं थे। ज़ार्स जो थे वो तो चले गए देश से, यानी कि उनसे तो सत्ता छीन ली गई, लेकिन यहाँ पर पावर केरेंस्की के हाथ में चली गई थी, तो इससे लेनिन खुश नहीं थे। क्योंकि लेनिन जो थे वो कार्ल मार्क्स के दिखाए हुए रास्ते पे चलना चाहते थे, और कार्ल मार्क्स जो थे वो चाहते थे कि लेबरर्स और गरीब वर्ग जो है, मजदूर वर्ग जो है, उनको सबसे ज़्यादा देश के अंदर तवज्जो मिलनी चाहिए, यानी कि उनका जीवन जो है सबसे ज़्यादा मेहनत वही लोग करते हैं और वही देश का एक मुख्य हिस्सा है, और इसलिए उनके लिए सबसे ज़्यादा काम होना चाहिए। अब जब यही सोच इनकी चलती रही और इनके बीच में काफ़ी क्लैशेस भी हुए, और धीरे धीरे जो मेंशेविक ग्रुप जो था वो ज़्यादातर मिडिल क्लास लोगों को सपोर्ट करने वाला था, तो धीरे धीरे इनके हाथ से सत्ता जो है फिर छिनने लगी। यानी कि यहीं पर रशियन रेवोल्यूशन ख़त्म नहीं हुआ। ज़ार्स के जाने के बाद पावर आई केरेंस्की के हाथ में, और केरेंस्की के बाद जो पावर जो थी वो बोल्शेविक ग्रुप के हाथ में आ गई। अब बोल्शेविक ग्रुप वो ग्रुप है जो कि लेनिन के द्वारा चलाया जा रहा था, और ये जो ग्रुप था बोल्शेविक, ये आम यानी कि हम कह सकते हैं लेबरर्स या गरीब वर्ग के लोगों के लिए काम कर रहा था। और मेंशेविक ग्रुप जो था उसको जाना पड़ा, और बोल्शेविक लोगों के हाथ में नवंबर 1917 में ये पूरी पावर आ गई। और इसी तरीके से जो ज़ार्स जो थे वो यहाँ से चले गए, और रशिया जो था वो एक सोशलिस्ट बोल्शेविक रेवोल्यूशन को देखकर एक नए युग का शुरुआत रशिया में हुआ। यानी कि राजा चले गए और आम लोगों की सरकार, हम कह सकते हैं गरीबों की सरकार, जो कि गरीब लोगों को ध्यान देगी, देखेगी उसको, और उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए काम करेगी। इस प्रकार की कंडीशन यहाँ पर रशिया में हुई। सो दिस वाज ऑल अबाउट रशियन रेवोल्यूशन। तो 300 साल तक जो ज़ार लोगों ने, ज़ार राजाओं ने रूल किया था वो ख़त्म हुआ, और रशिया जो था अब ज़ार राजाओं के बिना तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ने लगा। अब ये तो हमने रशियन रेवोल्यूशन पढ़ लिया। इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक आज का है वो है, इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है वो है द लीग ऑफ नेशंस। कि वर्ल्ड के अंदर पीस बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए एक बॉडी बनाई गई जिसको नाम दिया गया द लीग ऑफ नेशंस। तो क्या था, कैसे वो बनाई, क्यों बनी, उसके बारे में पढ़ते हैं। द हॉरर्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर एक्सप्लेन द एब्सोल्यूट नेसेसिटी ऑफ वर्ल्ड पीस। अब जिस प्रकार से हमने देखा कि विश्व युद्ध जो हुआ उससे कितना नुकसान हुआ, इस नुकसान ने एक चीज़ तो क्लियर कर दी कि दुनिया में एक ऐसी बॉडी चाहिए, एक ऐसी संगठन चाहिए, एक ऐसा ग्रुप चाहिए जो कि वर्ल्ड पीस को बरकरार रख सके, यानी कि वैश्विक शांति, विश्व में पूरी शांति बनाए रख सके। और इसके लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक इंटरनेशनल बॉडी की बहुत ज़रूरत है। तो बड़े बड़े जो नेता थे, जो लीडर्स थे, उन्होंने तुरंत इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गहन विचार किया, और इसके लिए तुरंत उन्होंने एक रास्ता निकाला। और इसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई, और उन्होंने एक बॉडी बनाने की सलाह दी जिसको नाम दिया गया द लीग ऑफ नेशंस। इसके 14 पॉइंट्स जो थे वो सजेस्ट किए गए थे वुडरो विल्सन के द्वारा। ये पेरिस पीस प्रोसेस के अंदर प्रस्तुत किए गए थे, जो कि 10 जनवरी 1920 को मीटिंग हुई थी। लीग ऑफ नेशंस बनाया गया, और इसके जो एम्स थे वो क्या क्या थे वो देखते हैं हम लोग। तो मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना। दूसरा, एवरी नेशन टू रिस्पेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अदर नेशंस, की हर एक देश जो है वो दूसरे देशों की पूरी रिस्पेक्ट करेगा, उनकी एकता और अखंडता की रिस्पेक्ट करेगा। तीसरा, टू गिव अप द पॉलिसी ऑफ वॉर, कि युद्ध की नीति छोड़ दे, कोई भी देश युद्ध नहीं करेगा। चौथा, टू डेवलप इंटरनेशनल रिलेशंस, कि इंटरनेशनल लेवल पर अच्छे रिलेशंस डेवलप किए जाएंगे। टू सॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स पीसफुली थ्रू नेगोशिएशन और मीडिएशन। इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, यानी कि अगर इंटरनेशनल लेवल पर आपके देश के साथ किसी दूसरे देश का, या आपके देश का किसी दूसरे के साथ कोई मतभेद है, तो उसको शांतिपूर्ण तरीके से मीडिएशन और नेगोशिएशन, यानी कि किसी दूसरे देश के द्वारा बीच में पड़कर दोनों को समझाकर उस मुद्दे को सुलझाया जा सके, न कि युद्ध के द्वारा। अगर कोई नेशन लीग ऑफ नेशंस को इग्नोर कर देता है, या फिर उसकी मध्यस्थता, यानी कि वो बीच में आकर अगर दो देशों के बीच में समझौता करवा रहा है, अगर कोई देश इसको इग्नोर करता है तो उस देश को रेबल नेशन कहा जाएगा। और लीग ऑफ नेशंस जो है वो एस्टेब्लिश किया गया वर्ल्ड पीस के लिए, विश्व को शांति के राह पर ले जाने के लिए। लेकिन लीग ऑफ नेशंस का जो प्रभाव था वो इम्पेरियलिस्ट कंट्रीज़ के ऊपर, यानी कि
जो देश दूसरे देशों पे कब्ज़ा करना चाहते थे उनके ऊपर इसका प्रभाव नहीं चल सका, क्योंकि ये बॉडी बनाई गई थी अमीर देशों के द्वारा, स्ट्रॉन्ग देशों के द्वारा, और वो खुद ही इसके प्रभाव में नहीं आना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने जो उनका सिस्टम था, जैसे हमने इसी चैप्टर में देखा था कि दूसरे देशों पे कब्ज़ा कैसे किया था, उसी चीज़ को इन्होंने बरकरार रखा और इसी कारण से 1939 में फिर से एक और युद्ध का आगाज़ हुआ, जिसको हम वर्ल्ड वॉर 2 के नाम से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार हमने इस चैप्टर के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा, उसके रीजंस पढ़े, उसके इफेक्ट्स पढ़े, रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा और द फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशंस पढ़ा। सो होप यू एंजॉयड द वीडियो।